इस पूरे प्रोजेक्ट को करने का हमारा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में जो 3 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काम किया जाए। जिस स्टेट में मैं यूएस में घूमूं फिरूं तो टीसीएफ का बच्चा कहीं पीएचडी कर रहा है, कहीं मास्टर्स कर रहा है, किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। जो यूथ है हमारा थ्रू आउट द कंट्री, उसमें होप है, वो डिजिटल चीज़ें सीख रहा है, कुछ ना कुछ हिम्मत कर रहे हैं। एक लड़का है पॉल जॉनसन, ही रैन अक्रॉस अमेरिका 3000 माइल्स, तकरीबन 5000 किलोमीटर इन 52 डेज़। मैं मार्च 20 को मैंने इरादा कर लिया कि मैंने भागना ही भागना। तो उस टाइम मेरी जो माइलेज थी तकरीबन 50 किलोमीटर पर वीक थी। सुबह हम 6 बजे भागना तो शुरू करते थे, लेकिन मैंने प्लान किया था नवंबर में, क्योंकि नवंबर में मौसम ठंडा होता है। बट नवंबर में इतनी गर्मी इस साल पाकिस्तान में थी, एटलीस्ट पंजाब में इस साइड पे तो थी, कि ऐसे लग रहा था मई में आ गए आप, समर है। मुल्तान में गए तो उस तरह बाहर से गुजर रहे हैं, तो अब शहर के अंदर जाते हैं, जिधर 1620 कर रहे हो तो 20 और एक्स्ट्रा कर लो। तो इस तरीके से हम ऐड करते गए। एटलीस्ट आई लाइक टू थिंक आई एम मेंटली वेरी टफ। तो मुझे पता है कि अगर मेरी टांग टूट भी गई, सखर तक टूट भी गई, तो कुछ रस्सी शस्सी बांध के किस तरीके से कराची तक पहुंच जाऊंगा। बट एट द सेम टाइम हमारा गोल हमसे बड़ा है कि हम जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, दैट विल हेल्प एजुकेट दीज किड्स, एंड दीज किड्स चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। स्टॉक मार्केट किसी को पकड़ाई नहीं दे रही, इट्स ऑल टाइम हाई अगेन। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टेड हैं, अच्छे टाइम पे इन्वेस्टेड थे, दे आर ऑलरेडी गेटिंग बेनिफिट। और काफ़ी ज़्यादा लोग घबराए हुए हैं। देखिए, अगर आपके पास ₹1,00,000 और अगर आप 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी इट्स ए गुड टाइम टू एंटर फर्स्ट रादर दैन कि आप कहें यार 1,30,000 होगी अभी भी नहीं एंटर होना। आज की जो एपिसोड है सरमाया टॉक, इट्स वेरी जो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त है। मुल्क जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इतनी कम चीज़ें हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं। बट दिस जेंटलमैन जहाँ पे ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये मुल्क बाहर से वापस आए और उन्होंने 1600 किलोमीटर का एक रन किया फ्रॉम हसन अब्दाल टू IBA। और शायद आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, वी हैव आल्सो सपोर्टेड हिज जो कि इनकी जर्नी थी, जिस तरह ये काम कर रहे थे। और आज हमने इन्हीं को इनवाइट किया हमारे पॉडकास्ट पे, और वो हैं तबारुक-उर-रहमान चौधरी। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ बिग सपोर्टर ऑफ द प्रोजेक्ट। थैंक यू। आज मुझे ना 2 खुशी हो रही है, एक तो आपके आने की, एक स्टॉक मार्केट के परफॉर्म करने की। दोनों चीज़ें माशाल्लाह बेहतरीन जा रही हैं। तबारक भाई, बिफोर इवन गेटिंग इनटू कि आपकी एजुकेशन क्या थी, दिस इज़ सच ए मैसिव स्टेप विच यू हैव टेकन। मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में इतना देखा कि किसी ने इतना ज़्यादा एफर्ट की हो। वट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस थिंग? और एक चीज़ मैं सबको बता दूं कि तबारक इज़ फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट के ही भाई हैं, बाहर काम कर रहे हैं यूएस के अंदर। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि ये सिर्फ रन के बारे में है। जो हमारा कोर एलिमेंट है वी विल डिस्कस लेटर। तो पहले मैं अगर रन के बारे में पूछ लूँ। मोटिवेशन, आई थिंक मैं बड़ा इंटरनली और एक्सटर्नली मोटिवेटेड, लाइक इंटरनली मोटिवेटेड भी हूँ, एक्सटर्नली मोटिवेटेड भी हूँ। बट जब मैं न्यूयॉर्क में था 2023 में, मैं मूव किया हूँ अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर में न्यूयॉर्क मैराथन देखी थी, तब से मुझे मैराथन भागने का शौक़ हो गया था। फिर 2024 इसी साल के मार्च अप्रैल में एक लड़का है पॉल जॉनसन, ही रैन अक्रॉस अमेरिका 3000 माइल्स, तकरीबन 5000 किलोमीटर इन 52 डेज़। उसके जो आखिरी 12 माइल थे, तकरीबन 20 किलोमीटर, न्यू जर्सी से लेकर टाइम स्क्वायर तक, उसके साथ तकरीबन 500-600 लोग उसको ज्वाइन किया था, और उन 600 लोगों में मैं भी था। तो उस टाइम जब मैं उसके साथ भागा, मैंने कहा यार ये बंदा अगर 5000 भाग सकता है तो आई कैन रन अक्रॉस पाकिस्तान एज वेल। तो मैंने बस स्टूपिडली 2-3 लोगों को बताया कि आई रन अक्रॉस पाकिस्तान। तो मुझे यही था कि यार ये लोग अब मुझे खामोश कर देंगे कि यार अपनी हालत देखो, लाइक यू डोंट इवन रन, क्योंकि मेरा कोई मैराथन एक्सपीरियंस भी नहीं था। एंड आई वाज आस्किंग वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस एट द टाइम, एंड आई एम वेरी नॉट सो अफ्रेड टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। तो खैर जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उधर एक खातून मुझे मिली, आई थिंक शी इज़ इन हर 50s, लेट 50s, और वो 250 माइल की एक रेस, 400 किलोमीटर की एक रेस 3 दिनों में करनी होती है। शी डिड दैट। और उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, जूते कौन से पहन रहे हो, खाना क्या खाओगे, वेदर कैसा होता है, ऊपर से नीचे जाओगे या नीचे से ऊपर जाओगे। तो फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन करना शुरू किया कि यार आई शुड थिंक अबाउट इट। और फिर सबसे पहले मैंने काम किया, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल की अगली रात के, यार मैं ये सोच रहा हूँ। उसने कहा यार रात को क्या पी के सोए थे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। फिर खैर फिर मुझे समझ आ गई कि यार ये रनर खुद नहीं है, ही कैंट अंडरस्टैंड इट। फिर मैंने अपने रनिंग क्लब के जो हमारा कैप्टन है उससे बात की, एंड देन फिर उसने मुझे एक ट्रेनिंग प्लान बना के दिया मोटा मोटा। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट आइलैंड रनर्स का मैं भागता हूँ।
तो उन्होंने मुझे एक छोटा मोटा प्लान बना के दिया। उसने कहा अभी तक कितना भागते हो? मैंने कहा मैं तो कभी कभी भाग लेता हूँ, कोई मेरी वीकली माइलेज कुछ भी नहीं है। फिर खैर देन आई स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम देयर। और उसमें फिर 2 चीज़ें थी। एक ये था कि रन को करने का मेरे जहन में 2 टाइमलाइन्स, एक थी नवंबर की, एक थी फरवरी की। तो फरवरी क्योंकि इस टाइम में मौसम बेहतर होता है, तो फरवरी में अगर मैं करता तो रमज़ान होते, और नवंबर तक उसने मुझे कहा यार 6 महीने में तुम तैयार नहीं हो सकते। तो मैंने कहा इस नवंबर में ना किया, अगले नवंबर तक पता नहीं मेरी मोटिवेशन होगी नहीं होगी। सो आई शुड, अभी अगर दिमाग में ये चीज़ आई है तो लेट्स गेट डन विद इट। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अभी तो मैं खुद भी बाहर रहा हूँ, आई कैन सी कि वो नवंबर में ना आप मूछें बढ़ाते हो तो आपकी मूछें देखकर लोग फिर आपकी चैरिटी को डोनेट करते हैं। यहाँ पे काम आम नहीं है, यानी कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदा एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहा है और कोई भी कुछ करना चाह रहा है और वो किसी चैरिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो वाई TCF, कि आपने TCF के माशाल्लाह सारा देखा, तो वाई यू हैव सेलेक्टेड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? तो इस पूरे प्रोजेक्ट को करने का हमारा मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में जो 3 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं काम किया जाए। और उसमें काम करने का मकसद ये था कि या तो ये कि मैं पैसे जमा करूं और मैं खुद से कुछ करना चाहूँ, विच आई कैन नॉट डू। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की कि कौन सी फाउंडेशंस हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं। तो द सिटीजन्स फाउंडेशन स्टूड आउट, क्योंकि 2000 से ज़ायद स्कूल चला रही है, 3 लाख से ज़ायद बच्चे तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि जो मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जब मैं बॉस्टन में मास्टर्स कर रहा था, वो दोनों TCF के सिस्टम से आए हुए थे। और जब वो TCF के सिस्टम से आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि TCF ने उन्हें थ्रू आउट देयर जर्नी कितना सपोर्ट किया। और TCF से उन्होंने मैट्रिक की, फिर TCF कॉलेज से FSC भी की, और फिर IBA में गए तो IBA में भी TCF ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। और फिर वो मेरे जो भाईजान हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा लुकअप करता हूँ, ही इज़ सुपर सक्सेसफुल बाय एनी मैट्रिक्स। सक्सेस की काफ़ी डिफरेंट डेफिनेशन हैं, बट आप किसी भी मैट्रिक से देखें सक्सेसफुल। वर्ल्ड बैंक में काम किया, डॉक्टर इशरत हुसैन IBA के उस टाइम डीन थे, उनके साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी, अभी IMF में काम कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं एंड बॉस्टन से। कौन है ये वैसे? ये नदीम हुसैन भाईजान है। जी। तो नदीम हुसैन मेरे रूममेट भी थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। उन्हीं के साथ फिर एक यासिर सलीम है, वो सिलिकॉन वैली में अब डेटा इंजीनियर है, और वो भी ही वेंट थ्रू द होल TCF सिस्टम। फिर इनसे जब मैं मिला तो पहले मुझे लगा शायद ये एक्सेप्शनल बच्चे हैं, TCF का इसमें शायद कोई इतना कमाल नहीं है। बच्चे तो ज़ाहिर है वो एक्सेप्शनल हैं, लेकिन TCF का भी कहीं ना कहीं कमाल। फिर मुझे ऐसे पता चला कि मैं TCF के जिस स्टेट में मैं US में घूमूँ फिरूँ तो TCF का बच्चा कहीं PhD कर रहा है, कहीं मास्टर्स कर रहा है, किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि TCF एक्चुअली है क्या। तो TCF फिर मुझे समझ आई TCF जितने पैसे जमा करता है, एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैंने बिजनेस वाली साइड से भी सोचा, तो TCF जितनी डोनेशंस जमा करता है इनके ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत कम है। 92 to 93% ऑफ द मनी एक्चुअली गेट स्पेंड ऑन द स्कूल्स। बच्चों की तालीम पे सिर्फ 6-7-8% उनकी कलेक्शंस में और ओवरहेड में जाता है। बाकी इवन जो कुछ पाकिस्तानी चैरिटीज़ हैं जो अमेरिका से जमा करती हैं पैसे, उनका 30 से 40% खर्चा हो जाता है सिर्फ उस फंड रेजर को ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि वो पार्टीज़ भी होती हैं, उसमें एंटरटेनमेंट भी होती है। फिर जो अमेरिकी चैरिटीज़ हैं उसमें तकरीबन 50% खर्च हो जाता है। सो TCF को चूज़ करने का लॉन्ग विंडेड आंसर ये है कि नंबर 1 इनकी सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड आई वाज क्लोजली फ्रेंड्स विद ऑल दो सक्सेस स्टोरीज़। नंबर 1। नंबर 2, TCF की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा लीन है और जो पैसे जमा होते हैं वो एक्चुअली उस चीज़ पे लगते हैं। और फिर जो तीसरी बात ये है कि TCF के है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इनके फाउंडर्स दे स्टे इन द बैकग्राउंड, इनकी एग्जीक्यूटिव टीम स्टेज इन द बैकग्राउंड, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करते, अपने बच्चों को ग्लोरीफाई करते हैं, अपने काम को ग्लोरीफाई करते हैं। तो जब मैंने TCF का लिए शुरू किया कि मैं TCF के लिए फंड रेजिंग करूँगा, मेरे से सवाल होने लगे कि यार आपके रिश्तेदारों की है, आप आपके अपनी चैरिटी है, आपके वालिद साहब की है या क्या है। तो फिर मुझे ये था कि मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता, बट TCF ने एक ऐसी मूवमेंट कायम की हुई है कि आई वांटेड टू सपोर्ट दैट। और एजुकेशन एक ऐसा कॉज है कि कोई भी सेन इंसान हो वो ये चाहेगा कि पाकिस्तानी बच्चे तालीम हासिल करें, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं अगर थोड़ा सा आप ही के जो दोस्तों की जर्नी थी, हाउ दे एंडेड अप इन TCF, किस ऑब्वियसली कोई ना कोई मसला होगा, कुछ होगा, लेकिन किस तरह उन्होंने किया, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चे शायद अभी भी इस पर्टिकुलर चीज़ को समझते ही नहीं है कि हाउ TCF कैन हेल्प देम ग्रो इन वाइल गिविंग देम या स्पॉन्सरिंग देम इन एजुकेशन। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू TCF? सो TCF के स्कूल्स हैं पूरे मुल्क में, और मैं एक अपने दोस्त की एक और दोस्त हैं, इन दोनों से हट के एक और दोस्त है, उससे मैं मिला, वो न्यू जर्सी में अभी अपना मास्टर्स कर रहा है।
एहसन से जब मेरी मुलाकात है न्यूयॉर्क में, तो उससे मैंने थोड़ा पूछा कि आपकी क्या जर्नी थी, क्या नहीं था। उसने मुझे बताया कि उसकी फ़ैमिली मूव की थी मानसेरा से कराची। जब उसकी फ़ैमिली कराची मूव की तो उनकी फ़ैमिली के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो उसे स्कूल भेजते, तो उसने 1 क्लास के बाद इसने स्कूल छोड़ दिया। फिर किसी हमसाए ने बताया कि फ़लानी जगह पे TCF का स्कूल है, वो मुफ्त तालीम देते हैं, आप बच्चे को उधर दाखिल कराओ। फिर ये उधर से दाखिल हुआ और फिर वो जो बच्चा 1 साल आउट ऑफ स्कूल रहा है, वो अब माशाल्लाह से पाकिस्तान में IBA से ग्रेजुएट किया, 2-3 साल अच्छी नौकरी की, और फिर उसके बाद अब मास्टर्स के लिए अमेरिका भी गया हुआ है, और इंशाल्लाह एक टॉप यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होगा पाकिस्तान को गिव बैक भी करेगा। बट जो TCF का मॉडल है, TCF बनाता है स्कूल्स उन इलाकों में जिधर और कोई स्कूल नहीं, जिधर बहुत ज़्यादा महरूमियत है, प्राइवेट सेक्टर से भी, गवर्नमेंट सेक्टर से भी, जिधर एक्चुअल ज़रूरत है। TCF आगे DHA में स्कूल नहीं बनाएगा, या TCF आगे आपके बैरिया टाउन्स में, या जो आपके जो पॉश इलाके हैं, TCF जाके बनाएगा ऐसी जगहों पे जिधर और कुछ भी नहीं है। मैंने जब अपना पूरा रन भी कर रहा था, तो मैं सिंध में एक आई थिंक वी वेंट टू हाला, हैदराबाद से पहले थोड़ा सा एक इलाका हाला में हम गए, तो उधर एक स्कूल में 150 बच्चे थे TCF के, जो सेकेंडरी स्कूल में थे। उन 150 बच्चों में से 95 बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, सुबह या तो खेतों में काम करते हैं, शाम को मैकेनिक की दुकान में काम करते हैं। और TCF ने मॉर्निंग शिफ्ट भी लगाई हुई है, इवनिंग भी, कि जो बच्चा शाम में काम करता है सुबह आए, जो सुबह काम करता है शाम में आए। और उस स्कूल में 15 बच्चियाँ ऐसी थी जो पिछले साल मैट्रिक में फ़ारिग हुई हैं, ग्रेजुएट की हैं। 15 में से 4 बच्चों की शादी भी हो चुकी थी एज चाइल्ड ब्राइड्स, 12-12, 13-13 साल की उम्र में। तो TCF का मॉडल ये है कि TCF ऐसी जगहों में जाके स्कूल बनाता है जिधर और बहुत ज़्यादा महरूमियत है, जिधर और नथिंग गुड इज़ हैपनिंग अराउंड देयर, और उधर जाके TCF ने स्कूल बनाया कि बच्चे आगे तालीम हासिल करें, और कोई भी दाखिला ले सकता है। अगर आपके और दाखिला लेने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ फ्री तालीम से दाखिला हो। मैं जब TCF के स्कूल में गया था, ढारकी में एंग्रो का कैंपस है, तो उधर एंग्रो के एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो कि कहीं भी स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, दे वेंट टू TCF के जी इधर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, सो TCF बड़ा वेल राउंडेड, इतने शरारती, इतने कॉन्फिडेंट बच्चे मैंने कहीं पे नहीं देखे। सो वो और अच्छी बात ये TCF की, मैं आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट TCF, शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट TCF की एक और अच्छी बात ये है कि TCF को जो फाउंडर्स हैं या जो इनकी एग्जीक्यूटिव टीम है, जब इन्होंने चार्टर 95 में बनाया था 5 स्कूल से, तो इन्होंने इसको ऑपरेट किया एज अ बिजनेस जो कि रेप्लिकेट हो सके। तो TCF इज़ लाइक मैकडोनल्ड्स न्यूयॉर्क में भी वैसा ही है, लाहौर में भी वैसा ही है, इस्लामाबाद में भी वैसा ही है। तो TCF का जो कराची यूसुफ गोट में कैंपस है वो भी वैसा ही है, टैक्सला का कैंपस वैसा ही है, पिपरी सिंध का कैंपस भी वैसा ही है, बिल्डिंग भी वैसी है, टीचर्स भी वैसे ही हैं, बच्चे भी वैसे ही हैं। सो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और जो लोग तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, आई थिंक TCF का स्कूल ढूंढें और लाजमी अपने बच्चों को दाखिल करवाएं वहाँ पे। ये तो स्कूल हो गए ना कि जो उनके थे, जिस तरह भी आपने कहा कि उनको IBA में भी हेल्प किया या पोस्ट स्कूल के भी हेल्प है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट हेल्प फ्रॉम TCF? वो तो ये कि TCF अपने बच्चों को, कोई भी स्कूल अपने एलुमनाई को सपोर्ट करता है। तो TCF का एक है एलुमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम। एलुमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम ये है कि जो बच्चे मैट्रिक से या FSC से फारिग हो रहे होते हैं, उन्हें पहले मेरी तरह के या जो पुराने एलुमनाई हैं वही वापस आते हैं, या कुछ भी और वॉलंटियर्स आके उन्हें तैयारी करवाते हैं कि जी आपने IBA में तैयारी कैसे करनी है, आपने लम्स की तैयारी कैसे करनी है, और GIK में तैयारी करवाते हैं। इस साल TCF के 21 बच्चे या 24 बच्चे IBA में गए हैं। हर साल उनके 30-40 बच्चे GIK जाते हैं, NED जाते हैं। तो पहले तो ये उन्हें तैयारी कराना कि आप अगले नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। फिर उसके बाद कोशिश इनकी पहले ये होती है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट मेरे ख्याल में ये उन्हें पहले स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करवाते हैं। फिर अगर स्कॉलरशिप्स ना हो, फिर TCF खुद ही अपने डोनर्स से फंड्स इकट्ठे करके अपने बच्चों को आगे भी सपोर्ट करता है। एंड आई वुड लव टू हैव समवन फ्रॉम TCF एज वेल। आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। मैंने खुद भी पर्सनली भी पहले भी किया था, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर कि ये इतने लेवल का ये काम करें। देयर माइट बी सो मैनी पीपल हु माइट बी एबल टू कंट्रीब्यूट सो मच इन TCF एम्बिशंस एज वेल। अब आपने जब रन स्टार्ट किया था, मैं आपको इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलो कर रहा था, यू आर गेटिंग इनटू ऑल दीज एजुकेशन जो कि TCF ने सेटअप किया हुआ था। सो वो जो आपका अपना एक्सपीरियंस था, जिस तरह अभी आप शेयर भी कर रहे हैं, सो व्हाट वाज द कल्चरल चेंज जहाँ पे आप देख रहे थे फ्रॉम हसन अब्दाल से निकले और जो इंसन में गए, तो कहाँ पे आपको पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम थे, मैं जल्द का एक आपका क्लिप देख रहा था कि बंदा बात कर और उधर से एक ने पैसे फेंके तो एकदम भाग के उधर चला गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन द रश वॉज समथिंग डिफरेंट। बट व्हाट वाज द कल्चरल चेंज यू हैव फाउंड विद इन पाकिस्तान एज वेल, कि जब आप यहाँ से निकले और आगे गए तो क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की कि
बेहतर हो सकती थी, या ये आपको नहीं पता था ये भी होता है यहाँ पे, या मे बी शॉकिंगली समथिंग डिफरेंट कि मैंने तो ये सुना था यहाँ पे ये होता है? तो अगर कुछ चीज़ आप शेयर कर दें। आई थिंक जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, पहला हफ्ता मैंने शुरू किया था अपने हाई स्कूल कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से। तो मेरी टैक्सिला, हसन अब्दाल, इवन वाकेंड की परसेप्शन ये है कि दीज आर टीयर 2 सिटीज़ इन पाकिस्तान। टीयर 1 में लाहौर, इस्लामाबाद, इवन कराची, फैसलाबाद, ये सिटीज़ हैं। बट एज़ आई मूव्ड टूवर्ड्स लाहौर, तो एज़ एक्सपेक्टेड था, मैंने ये सारी जगह घूमी भी हैं, जेलम, खारियाँ, ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तालीम के अतबार से भी आई थिंक ये जगह काफ़ी पाकिस्तान में रिलेटिवली काफ़ी दे डूइंग वे बेटर दैन सम अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। बट जैसे आप लाहौर से आगे बढ़ते हैं तो चाइल्ड लेबर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन कसूर में, हम जब लाहौर से आगे जब बढ़े थे, पत्तों की, कसूर, तो हमें चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई थी। फिर गुर्बत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब गरीबी की डेफिनेशन थोड़ी हर बंदे की डिफरेंट है, बट आई थिंक मैं फाइनेंशियल गुर्बत की शायद इधर बात कर रहा हूँ, वो बढ़ जाती है। फिर बच्चों से आप फिर वंस यू इवन उकाड़ा, मियाँ चन्नू, साहिवाल, नहीं उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, ये इलाके फिर रिलेटिवली बेहतर हैं। बट चीचावतनी में मैं एक मिसाल दूंगा कि चीचावतनी में मैं गया था, उधर मैं एक लड़के से मिला फवाज से। फवाज से जब मैं मिला तो चीचावतनी में डेयरी का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग का, एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा है। बट फवाज से मैं मिला तो फवाज ने एक 21 साल की उम्र में अमेज़ॉन और ई कॉमर्स का उसने एक एजेंसी बनाई हुई है, जिसमें वो बच्चों को अब सिखाता है, ट्रेनिंग देता है कि जी आपने कैसे सीखना। उसने पिछले 3 साल में 2000 बच्चियों को ट्रेन किया है कि आपने अमेज़ॉन, ई कॉमर्स से कैसे पैसे कमाना है, ईबे से, और वो $600 से $700 वो उधर जाके कमा रहे हैं उधर के बच्चे। तो मैंने एक ये चीज़ देखी है, जो यूथ है हमारा थ्रू आउट द कंट्री, उसमें होप है, वो डिजिटल चीज़ें सीख रहा है, कुछ ना कुछ हिम्मत कर रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमसे एक जनरेशन शायद ऊपर हैं, उनमें थोड़ी होपलेसनेस है कि यार जो तुम कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वी आर अ लॉस्ट कॉज। पढ़े लिखे लोग भी, जो लोग शायद तालीम के जेवर से उस तरह से आरास्ता नहीं है, वो लोग भी इसी तरीके से बात कर रहे थे। तो उनमें थोड़ी मुझे मायूसी नज़र आई। जो यूथ है वो कुछ हाथ पैर मार रहे हैं, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू लैच ऑन टू हीरोज़ एज वेल, कि कोई इंस्पिरेशन मिले, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, दे वॉन्ट दैट। बट कल्चरली तो मुझे नहीं पता, कल्चरली आई थिंक पूरा मुल्क शायद थोड़ा सिमिलर है। बट जब अब मैं पूरे साउथ पंजाब रीजन को लेबल नहीं करूँगा, बट एज़ वी वेंट साउथ ऑफ लाहौर, तो हमें ये चीज़ समझ आई थी कि बच्चियों को शायद स्कूल में भेजने में, उधर हमारे ज़्यादा इनकाउंटर्स ऐसे लोगों से हो रहे थे जो कह रहे थे कि यार बच्चियों, आप 5वीं जमात से ऊपर हम बच्चियाँ नहीं भेजते, दैट्स इट। फिर जब मैं मियाँ चन्नू की एक मिसाल दूंगा कि उधर मैंने कुछ बच्चों से बात की। मियाँ चन्नू कच्चा खो एक इलाका है, उधर अब बच्चों से मैं पूछ ही नहीं सकता था आपने बड़े होकर क्या बनना है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो गया, बच्चा मैकेनिक बन गया, 10 साल की उम्र में बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे से हमने अब उसका चाइल्डहुड छीन लिया, स्कूल में होना चाहिए उस बच्चे को। कुछ बच्चों से पूछा वो स्कूल जाना चाहते हो नहीं जाते। अब वो बच्चा, एक बच्चे से मुझे याद है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, एक होटल पे बैठा हुआ था और अनपेड काम कर रहा है होटल पे, 100 रुपये भी दिन के नहीं मिल रहे। जिस बच्चे को स्कूल में आना चाहिए वो काम सीख रहा है जी, होटल का काम सीख रहा है जी, बर्तन कैसे धोने हैं या चाय कैसे बनानी है, और वो पिछले 6 महीने से ऐसे ही काम कर रहा है किसी चाचा मामा के साथ अपने। और मतलब अब वो देख के आप चाइल्ड लेबर बढ़ जाती है आगे। और फिर कहीं ना कहीं सिंध में हमने देखा था कि इंटीरियर में और कहीं टूवर्ड्स सिंध और पंजाब के बॉर्डर के आंखों का इन्फेक्शन है उधर बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता क्या कोई बीमारी है, बचपन में वैक्सीनेशन नहीं होती। शुरू में पहले 1-2 दिन हम थोड़े फैसिनेट हुए, हमने कहा कि शायद इन बच्चों की आंखें खूबसूरत हैं, आंखों का कलर थोड़ा डिफरेंट है। बट बच्चे बड़े उन सब की राइट आई के साथ आई थिंक कोई इन्फेक्शन है, और मे बी देयर इज़ अ डिजीज़ दैट वी डोंट इवन नो, क्योंकि उधर लोग तो वैक्सीन नहीं करवा रहे। सो आगे जाके थोड़ी महरूमियत है। कल्चरली लोग अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल हैं, चाय का भी पूछेंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो डिमांड और सप्लाई है एजुकेशन के हिसाब से जो कल्चर है, मैं जो मेरे वालिद साहब का स्कूल है टैक्सिला में, 91 में उन्होंने स्कूल खोला था, मैं 97 की पैदाइश हूँ। और अर्ली 2000 में हमने देखा था कि हमारे अम्मी अब्बू और हमारा टीचिंग स्टाफ सारा जाता था घरों घरों में कि आप बच्चियों को स्कूलों में भेजें। और अभी हमें अपने इलाके में किसी को स्कूलों में के लिए बताना नहीं पड़ता। अभी डिमांड वाली साइड से प्रॉब्लम हो गया, अब शायद सप्लाई का कहीं ना कहीं मसला हो गया, स्कूल कम है। आई थिंक पंजाब में भी और इवन आगे सिंध में भी मैंने देखा कि पीपल अप्रिशिएट
कि बच्चों को तालीम होनी चाहिए, शायद अब उधर सप्लाई का प्रॉब्लम है, अब स्कूल्स कम है। और आई थिंक ये जो लेबर वाला काम है ये आई थिंक ये आपको रिमोट एरियाज़ में, इस तरह के एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा भी मिलेंगे। चलें, कमिंग बैक टू आपकी जो प्लानिंग वाली साइड थी, अब जब आपने ये सोच भी लिया था कि 1600 किलोमीटर करने, तो हाउ मच यू वर रनिंग पर डे, और कितने महीने, जिसने आपने कहा 6 महीने वाज नॉट इनफ टू प्रिपेयर, सो व्हाट वाज द प्रिपरेशन लीडिंग टू दिस थिंग? कितने पहले आपने किया क्या था फिर वैसे? तो मैं प्रिपरेशन के लिए पहले तो मैंने ये शुरू किया कि मैं उस टाइम भाग रहा था तकरीबन 30 माइल्स पर वीक। जब मैंने डे 1 आई थिंक आप कह लें मार्च 20 को मैंने इरादा कर लिया कि मैंने भागना ही भागना, तो उस टाइम मेरी जो माइलेज थी तकरीबन 50 किलोमीटर पर वीक थी। तो मेरे कोच ने मुझे बताया कि आपने इसको 10% से बढ़ाना है, तो हम 50 से 55 अगले हफ्ते 55 से 61, 67 ऐसे लेके जाना है। तो हर हफ्ते 10% इंक्रीज़ करना है, 10 से ज़्यादा नहीं करना पर वीक। तो फिर मैंने ये किया कि पहले हफ्ते तो 30 से मैं 50 से 55 गया, फिर दूसरे हफ्ते मैं 55 से 80 पे चला गया। मैंने कहा यार ये तो हेड स्टार्ट अच्छा लूँ, 80 पे गया। फिर इवेंचुअली जब मैं बाय द टाइम नवंबर आया मेरा रन स्टार्ट होने से 2 हफ्ते पहले, तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, तो मेरी आई थिंक वीकली माइलेज थी तकरीबन रनिंग की 150 किलोमीटर। मैं हर हफ्ते भाग रहा था, तो डेली के 20 से 25 किलोमीटर मैं रनिंग प्लस वॉकिंग कर रहा था। और उसमें अनटिल जुलाई मेरी एक गलती ये कर रहा था, मैं सिर्फ भाग ही रहा था। मैं जो आपकी जो टांगों को स्ट्रेंथ ट्रेन करना है, मैं उसको इग्नोर कर रहा था। तो मैं इंजर हो गया था, मेरी शिन्स में बहुत बड़ी एक इंजरी हो गई थी, तकरीबन स्ट्रेस फ्रैक्चर पड़ गया था लेफ्ट शिन में। तो मैंने खुद को मेंटली ट्रेन करने के लिए ना, मैंने ये सोचा था मैंने 40 दिन का या 35 दिन का प्रोजेक्ट है, तो जो 40 दिन है उनको मैं रेप्लिकेट करूँ फॉर 4 डेज़। अगर मैं वो 4 दिन के लिए वो कर सकता हूँ, मैं 40 भी कर जाऊँगा। तो वो जो 4 दिन थे वो थे 4 जुलाई वाला वीकेंड। तो 4 से लेके आई थिंक यकम से लेके 4 जुलाई तक या 4 से 7 तक का वीकेंड था। उसमें मैं सेंट्रल पार्क में मैंने खुद को चैलेंज किया, मैं 80 माइल्स भागूंगा 130 किलोमीटर, डेली के 30-35 किलोमीटर। ये मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये भागूंगा। जिस दिन मैंने अनाउंस किया उसी दिन मेरी उससे अगले दिन इंजरी हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा 1 महीना बिस्तर से नहीं उठना नहीं है, सिर्फ वॉक भी बहुत हल्की करनी है। अब मैंने कहा यार अब तो अनाउंस कर दिया है, और क्योंकि मैं उसमें फ़ंड रेजर कर रहा था अपने कैडेट कॉलेज हसरम दाल के जो सपोर्ट स्टाफ है, हमें जो हम उन्हें विंग चाचा बोलते थे, तो विंग चाचाज हमें सुबह उठाते थे, खाना खिलाते थे, हमारे माँ बाप की तरीके से हमारा ख्याल रखते थे। तो मैंने कहा उनके लिए एक छोटा सा फंड रेजर भी कर लूँगा इस प्रोजेक्ट में। जैसे ही अनाउंस किया पैर में इंजरी हो गई, बट एनी हाउ आई स्टिल परसिवेयर्ड थ्रू इट। मैंने कहा आप अनाउंस कर दिया, अब तो गैरत पे आ गई है बात, अब तो करना है। और उससे फ़ायदा ये हुआ था कि इंजरी के बावजूद मैंने वो किया था। उससे फिर मुझे समझ आ गई थी यार इंजरी है, पेन इज़ देयर, बट आई कैन इसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आई कैन बेयर इट। तो फिर उससे फिर मुझे जो मेंटल कॉन्फिडेंस मिला कि यार टूटी हुई टांग के साथ अगर मैं 130 भाग सकता हूँ किलोमीटर। एंड हाउ मच यू आर डूइंग पर डे उस वक्त? उस टाइम मैंने दिल्ली के कर रहा था 35 किलोमीटर। मैं वैसे अगर ड्यूरेशन की बात करूँ, ये कितने घंटे की वॉक रन होगा उस टाइम पे? तो मैंने इसको ऐसे किया था कि मेरे ख्याल में डेली के 3.5-4 घंटे उस टाइम। और एक ही को में कहते थे या डिफरेंट टाइम? जब वो जो 4 दिन थे उनमें मैंने ये किया था कि मैं रेप्लिकेट कर रहा था व्हाट आई विल डू इन पाकिस्तान। तो मैंने इसको 2 सेशंस में ब्रेक डाउन किया। एक मैंने किया उस टाइम न्यूयॉर्क में भी बहुत गर्मी थी, तो मैं सुबह उठ जाता था 6:30-7 बजे, भागने लग जाता था 6:30 से लेके 8:30-9 तक 2.5-3 घंटे सुबह, फिर आके रेस्ट किया 2-3 घंटे नींद की, फिर शाम को 3 से लेके 5 तक दोबारा। एंड व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड फॉरेस्ट गंप? इसको उससे किस तरह लिंक किया है? फॉरेस्ट गंप तो आई थिंक एक कैरेक्टर है, मिथिकल कैरेक्टर है जो जिसने ऐसी हरकत की थी, एंड पीपल रिलेट टू दैट। और मुझे यही था कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग सिमिलर, तो हमें एज ए पाकिस्तानीज़ को भी कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, एक देयर शुड बी अ कैरेक्टर लाइक दैट जिससे वो रिलेट कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अमेजिंग रनर्स हैं, बट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से, स्पॉन्सर्स के ना होने की वजह से वो शायद उस तरह के रनिंग एज अ स्पोर्ट लाइमलाइट में नहीं आता। क्योंकि रनिंग का जूता लेने के लिए अब आपको $100-150-200 चाहिए। अब दैट इज़ शायद हमारी एवरेज मंथली इनकम अक्सर लोगों की इतनी होती है। तो मेरा ये था कि डू समथिंग जो कि बाकी रनर्स के लिए भी एक वो लेके आए। बट फॉरेस्ट गंप इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी कैरेक्टर्स। आई थिंक आई वेंट टू योर वेबसाइट एंड द फर्स्ट प्रोमो विच वाज के फॉरेस्ट गंप की तरह, एंड आई थॉट कि यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है, एंड आई टोटली रिलेट। फिर मैंने यहाँ पे जब हम प्रोमो बनाते मैंने कहा यार फॉरेस्ट गंप का देखो इस तरह का कोई सीन होगा, बिकॉज आई थॉट कि आपने उसी तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करके एक रिकॉर्ड की और फिर हमने भी उसकी उसी तरीके से बताया। अब आपकी जो प्लानिंग इन पाकिस्तान है, आई थिंक योर टीम हैज़ डन ऑल्सो एन आउटस्टैंडिंग जॉब। हाउ डिड यू असेंबल दिस टीम एंड व्हाट वाज द प्लान विद द टीम? कि किस तरह आपने प्लान किया था कि हमने पाकिस्तान में इस तरह हम यहाँ से चलेंगे और किस तरह जाएंगे? तो इसमें 2 तरह की टीम्स हैं। एक तो ये है कि एक टीम वो है जिसने प्री रन काम किया,
प्री रन हमने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था 3 अगस्त को, एग्जैक्टली 90 दिन खुद को दिए। 90 डेज़ देने का मकसद ये था कि 90 डेज़ में हम कॉर्पोरेट स्पॉन्सर और कॉर्पोरेट डोनर ढेर सारे ले आएँ, सो दैट ऑन द रन, क्योंकि हमें $1 मिलियन का हमारा फंड रेजिंग टारगेट था, तो उसमें मेरा गोल ये था कि $1,00,000 की हम अगर कॉर्पोरेट्स पहले से ले आएँ, प्री रन $1,00,000 फंड रेजिंग पेज पे आ रहा हो, और $1,01,000 की हम इंडिविजुअल से कमिटमेंट्स लें तो 2 लाख हमारे पास हो, बाकी फिर स्नोबॉल इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑन द रन बन जाएगा। तो प्री रन फिर मेरी टीम में एक एरिक टेम्पल थे, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ही वर्क्स फॉर TCF USA, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर था, ही इज़ अ रनर हिमसेल्फ। तो वो मुझे मदद कर रहे थे, हमने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्या करनी है, हमने कॉर्पोरेट्स को क्या रीच आउट करना है। आई एम माई सेल्फ अ फाइनेंस गाय, अभी मैं कंसल्टिंग फर्म में काम कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटेशंस मुझे बनानी आती हैं, तो मैंने फ़ौरन से एक डेक बनाया, और फिर मेरी एक दोस्त है अरीबा शाहिद, शी केम ऑन बोर्ड, उसको मैंने जब प्रोजेक्ट की पिच किया या बताया, तो देन शी स्टार्टेड कनेक्टिंग मी विद हर, उसने अपना नेटवर्क मेरे लिए एसेंशियली ओपन कर दिया। अरीबा ये प्रॉफिट वाली जो अरीबा पहले प्रॉफिट में नहीं, अभी रॉयटर्स में काम करती हैं, शी इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट एज वेल। तो उसने शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी गेट टॉक टू पीपल एंड एसेंशियली हेल्पिंग मी कम अप विद स्ट्रैटेजीज फॉर दैट। फिर मेरा भाई है, फिर मेरे भाई ने पीछे, क्योंकि वेबसाइट भी हमें जिस दिन अनाउंस किया अगस्त 3 को वेबसाइट तैयार होनी चाहिए, अब हम लोगों को बता रहे हैं, तो वेबसाइट हमारी फिर मेरे भाई ने तैयार की, मेरे कज़न ने तैयार करी, तो अगस्त से पहले से ये काम शुरू हुआ था। फिर मेरे साथ एक दोस्त है, अब तो दोस्त बन गया है, पहले मैं उसे कहता लड़का एक है, बट अब मेरा दोस्त है उमैर। तो उमैर, मैं इससे पहले वीडियोस बनाता था फॉर स्टूडेंट्स टू हेल्प पाकिस्तानी किड्स कम टू द US। तो मैंने उस टाइम भी मेरा इरादा था मैं रनिंग करूँगा अक्रॉस पाकिस्तान, तो आई वांटेड अ वीडियो एडिटर जो कि मेरे रन में भी मुझे मदद करे। तो मैंने उमैर को उस टाइम हायर किया कि यार उमैर मेरे साथ काम करे, 3-6 महीने में इसको मेरी समझ आ जाएगी, मुझे इसकी समझ आ जाएगी। तो उमैर, आई गॉट हिम थ्रू सोशल मीडिया, मैंने किसी ग्रुप पे डाला, ही इज़ बेस्ड इन कराची। अच्छा, कराची। और फिर मेरा एक बचपन को दोस्त है अक्सम, अक्सम अपनी एजेंसी चलाता है, कंटेंट एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, इंस्टिंक्ट के नाम से। अक्सम और उसका छोटा भाई, अक्सम का भाई और उसका एक और दोस्त है अरबाज। अरबाज इज़ अ माउंटेनियर, वो 5-6 महीने K2 बेस कैंप पे होता है, और उसका छोटा भाई ही इज़ अ वेरी रगिड गाय, फुटबॉल खेलता है, क्रिएटिव भी है, वीडियोज़ भी बनाता है। सो आई गॉट देम विद मी। और फिर मेरा भाई उसको मैंने, क्योंकि मैं अपने भाई को आई ट्रस्ट हिम विद माई लाइफ एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल, तो उसको इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैं गया था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल और मेरा भाई गया था मिलिट्री कॉलेज JLM, तो हम दोनों के नेटवर्क्स पूरे मुल्क में फैले हुए अपने दोस्तों के। और मुझे ये था कि जिधर मेरा कोई दोस्त यार नहीं होगा या मेरा नेटवर्क नहीं होगा, उधर ज़िया का आ जाएगा, जिधर ये नहीं जानता उधर मैं आ जाऊँगा। सो ज़िया वॉज माई फेल सेफ फॉर एवरीथिंग। सो ज़िया मेरे साथ था एज अ क्रू चीफ, और बाकी ये 2-3 लोग जो मीडिया के लोग थे वो साथ थे, और फिर बिहाइंड द सीन्स एरिक और अरीबा काम कर रहे थे। और फिर हमने RV एक रेंट की, जो कि जिन लोगों को नहीं पता, RV इज़ अ रिक्रिएशनल व्हीकल, एक कैंपर वैन होती है जिसके अंदर लेटने बैठने की, सोने की जगह 5-6 लोग सो सकते हैं, अंदर ही किचन भी है, अंदर ही बाथरूम भी है। तो RV के ऊपर हमने वो किया, उसकी प्रिंट्स वगैरह करवाए, इर्द गिर्द से अपनी ब्रांडिंग की, तो वो भी काफ़ी सारे काम थे। बट ये जो 3-4 लोग हैं, आई थिंक मैं कहूँगा कुछ लोग सोशल मीडिया मिसफिट्स थे और बाकी अदर पीपल वर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और वही आपने रेप्लिकेट किया कि सुबह 6 से इतने तक और फिर दरमियान में रेस्ट और फिर इतना। सो हाउ यू यूज टू प्लान कि आपने गो हेड जिस तरह करना है, और जिस तरह आपने प्लान किया था कि यहाँ तक हमने पहुँचना, और वो पहुँच जाते थे यार, कोई आगे पीछे आपको हो भी जाता था? हम पहुँच जाते थे। प्लानिंग में जो मेरा अमेरिका बैठ के मेरी सोच थी ना, अमेरिका बैठ के मेरी सोच ये थी कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, ठीक है, 7 से लेकर 9 तक 2 घंटे भागूंगा। मेरे जहन में था मेरा रनिंग टाइम डेली का 6 से 7 घंटे होगा, तो आई थॉट कि 7 to 9 2 घंटे, फिर 9 से 10 ब्रेक, फिर 10 से 12 फिर 2 घंटे, फिर 12 से 1 ब्रेक, फिर 1 से लेकर 4 बजे तक। तो इस तरीके 4 बजे तक मेरा दिन ख़त्म, मैं वापस गया घर और जाके सो गया। पहला दिन जब था हसन अब्दाल से शुरू किया, इधर पहुँचते साथ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ट्रेनिंग में एक कमी रह गई थी। कमी ये थी, पोल्यूशन नहीं थी मेरी ट्रेनिंग में। तो इधर क्योंकि स्मॉग भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा थी, और एट द सेम टाइम डस्ट पड़ रही है, आपको ट्रक का धुआं भी पड़ रहा है, आपको रिक्शा भी आपके साइड से चल रहा है, और डस्ट एसेंशली बहुत बड़ा फैक्टर था। तो मैं अब सुबह हम 6 बजे भागना तो शुरू करते थे, लेकिन मैंने प्लान किया था नवंबर में, क्योंकि नवंबर में मौसम ठंडा होता है। बट नवंबर में इतनी गर्मी इस साल पाकिस्तान में थी, एटलीस्ट पंजाब में इस साइड पे तो थी, कि ऐसे लग रहा था मई में आ गए आप, समर है। तो हमारा जो दिन में 12 से 2 तक भागना था, वो फिर हमने उसको कैंसिल किया। 2-3 दिन तो हम भागे, बट इतनी गर्मी बर्दाश्त मैं नहीं कर पा रहा था पहले हफ्ते। तो पहला हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल था,
तो हम डेली का ये करते थे 40-45 किलोमीटर हमने डेली की माइलेज प्लान की होती थी, और उसी के इर्द गिर्द फिर हम ढूंढते थे कि इसके करीब गेस्ट हाउस क्या है, या इसके करीब होटल, या हमारा दोस्त है कोई, उसकी तरफ हम रात रुकेंगे। और तो हम अपनी वो माइलेज अपनी पूरी कर लेते थे, लेकिन माइलेज ऑल्सो टाइम बेस्ड थी कि हमने 7 घंटे सड़क पे होना है। साथ में फिर फ़ायदा ही होता था कि अगर प्लस माने 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा खींच जाते हैं तो वो भी कर जाते थे। बट फिर हमने ये किया था कि पहले हफ्ते में 12 से लेके 2 बजे तक मैं ब्रेक लाजमी करता था, क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। फिर हमारा फिनिश टाइम तकरीबन 5-6-7 बजे तक चला जाता था। इट वेंट ऑल अप टू द एंड एज पर प्लान कि यहाँ तक जाना यार, कहीं पे आई डोंट नो बारिश हुई है, कुछ हुई हो, या थोड़ा आपका स्टे ओवर ज़्यादा रह गया हो। बारिश तो कहीं पे भी नहीं हुई लेकिन हमारा जो आई थिंक थ्रू आउट टू द प्लान ही चला है। हम लोग शुरू में हमने अच्छी चीज़ ये कि हम 1-2 किलोमीटर डेली एक्स्ट्रा कर जाते थे। हाँ। तो हमारे पास आई थिंक बाय डे 10 थोड़ा सा 10-12 दिन का किलोमीटर का क्वेश्चन था। हम जब लाहौर पहुंचने लगे तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार लाहौर आ रहे हैं, लेकिन हम बाहर से नहीं गुजर रहे हैं, तो वाई डोंट वी एंटर लाहौर सिटी और लाहौर जाते हैं, वी शुड गो एंड मीट किड्स एट लम्स के कुछ बच्चे हमें इन्वाइट कर रहे थे। हाँ। तो उसने कहा जिधर 1600 किलोमीटर कर रहे हो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम मुल्तान जा रहे थे, मुल्तान में गए तो उसने कहा बाहर से गुजर रहे हैं तो अब शहर के अंदर जाते हैं, जिधर 1620 कर रहे हो तो 20 और एक्स्ट्रा कर लो। तो इस तरीके से हम ऐड करते गए। तो ये 1600 नहीं था, ये 1600 से ज़्यादा था। 1600 से कुछ ज़्यादा था। और हम मेरे ख्याल में जब पहुँचे डे 17 को, 17वें दिन था, हम मुल्तान के से क्रॉस कर चुके थे शायद, मेरे ख्याल में मुल्तान और भावलपुर के बीच में थे। तब फिर हमें ख्याल आया था कि हम पहुँच रहे हैं दिसंबर 10 को, अपने ओरिजिनल 38 दिन का प्लान था। तो हम दिसंबर 10 को पहुँचे, दैट वुड हैव बीन अ ट्यूसडे। तो कराची में कई लोगों ने हमें ज्वाइन करना था फिनिश लाइन पे, वी वांटेड टू मेक दैट ग्रैंड। हमने कहा यार हमें तो संडे को पहुंचना चाहिए कराची, सो दैट हम वीकेंड पे लोगों को एंगेज कर सकें। फिर हमने उसके बाद जो हमारी डेली एवरेज होनी थी 45, हम उसके बाद फिर 55, 50, 56, एक दिन हमने 74, ताकि वो 3 दिन पहले हो जाए। तो हम अपने स्केड्यूल से अहेड थे इंशाल्लाह। आई थिंक आई हैव सीन मैनी ऑफ योर वीडियोस जहाँ पे आपका एक दफ़ा घुटना आपने पकड़ा हुआ था, कि वही इंजरी की जो आप अभी बात कर रहे हैं, कि वो इंजरी आपको नज़र आ रही थी कि है, और उसके बावजूद इतना बड़ा रन करना। फिर मैं आपका देख रहा था, आपके पाँव में छाले थे, और छालों का इतना ज़बरदस्त वो मैं देख रहा था। मुझे नहीं पता आप कैसे करते हैं, हम तो खैर चल भी नहीं सकते। सो ये जो सारी इंजरीज थी, इसको कैरी करना और वो जो मोटिवेशन को करना, कैसे लिया ना, इट्स ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल लगता है। मैं खुद भी वॉक करना स्टार्ट किया, मैं तो दौड़ने का, रनिंग का, बल्कि रनिंग वाले इस क्वेश्चन पे मैं आऊँगा कि हाउ वी कैन बिल्ड अवर स्टेमिना एज वेल। लेकिन ये जो पूरी इंजरी के साथ इतनी बड़ी अचीवमेंट करना, व्हाट वाज दी मोटिवेशन तो थी, लेकिन चीज़ें किस तरह आपने ड्राइव की ना, ये तो बड़ा इंस्पायरिंग वैसे भी लग जाता है। आई थिंक चीज़ें 2 तरह की चीज़ें, मेंटली मुझे पता है आई एम वेरी टफ, एटलीस्ट आई लाइक टू थिंक आई एम मेंटली वेरी टफ। तो मुझे पता है कि अगर मेरी टांग टूट भी गई, सखर तक टूट भी गई, तो कुछ रस्सी बांध के किस तरीके से कराची तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरा पहला गोल था कि मुल्तान, सखर, ये जगह बड़े शहर पहुंच जाऊं। बट हमें जो चीज़ चार्ज करती थी वो बच्चे थे। हमने इसलिए ना हर दिन के अख्ताम पे या दिन के बीच में कोई TCF का स्कूल या हमारे किसी जानने वाले का स्कूल आता था ना, वी यूज्ड टू गो देयर एंड मीट किड्स। और उन बच्चों की एनर्जी, मेरी ऑन द रोड था, तो मैं जब बच्चों से मिलता था, मैं भी बच्चों के साथ बच्चा बना हुआ होता था। बच्चों के साथ मैं भी शरारतें कर रहा हूँ, बच्चे मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो दैट यूज्ड टू चार्ज अस अप। वो हमें अपना वाई याद कराता था कि जी एक तो हम कह रहे हैं जी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक ब्रैगिंग राइट से लोग मुझे मिल गए हैं कि जी मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस। बट एट द सेम टाइम हमारा गोल हमसे बड़ा है कि हम जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, दैट विल हेल्प एजुकेट दीज किड्स, एंड दीज किड्स चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो उन बच्चों से मिलना, आई थिंक दैट यूज्ड टू चार्ज अस अप। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और बड़ी मोटिवेशन हमें थी नहीं। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अगर आप उनको थोड़ा अप्रिशिएट, मैं तो चाहूँगा कि नाम भी ले लें ताकि लोगों को समझ भी आ जाए कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर रन आई थिंक मैनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड इवन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स आपको उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया इस पर्टिकुलर उसमें। और अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये दुनिया के बाहर में ये बड़ा एक नॉर्मल है कि पीपल कम ऑन देयर सोशल मीडिया, दे अनाउंस समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग दिस, सो एंड आई एम डूइंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर चैरिटी। और वो जो चैरिटी जिसके लिए आप कर रहे होते थे, पीपल आपको सपोर्ट करने के लिए उस चैरिटी को डोनेट करते थे। जिस तरह हमने देखा कि इनकी रन के ऊपर भी ही वाज सपोर्टिंग TCF, एंड देन ऑब्वियसली मैनी कॉर्पोरेट केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड यू एज वेल। अगर आपने किसी को एक्नॉलेज करना है सो प्लीज़। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जब मैं एक्नॉलेज करूँगा, वन ऑफ माई आवर अर्ली पार्टनर्स वाज ट्राईफिट पे ही हमने, ट्राईफिट इज़ रन्स फिटनेस सेंटर्स इन कराची। तो ट्राईफिट केम ऑन बोर्ड, इन्होंने आके हमें सपोर्ट किया।
फिर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, सरमाया फाइनेंशियल केम ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द जर्नी, एंड आप लोगों ने भी माशाल्लाह सरमाया केम ऑन बोर्ड, और सरमाया की सोच ये थी कि जी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन गो हैंड इन हैंड, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. फिर देयर इज दिस कंपनी टैप टैप सेंड इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल का ऐप जो कि मनी ट्रांसफ़र में मदद करती है अमेरिका से पाकिस्तान या दुनिया में कहीं से भी आपने पाकिस्तान भेजने हवाला हुंडी ना करें, आप ऐप के थ्रू सही तरीके से भेजें. तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया. फिर एक कंपनी है हेलियन, पाकिस्तान में पेनाडॉल या CAC 1000 प्लस वो यूज़ करते हैं, तो देवर आर बिग पार्टनर्स. बट ट्राईफिट ने एंड पे मुझे सरप्राइज़ किया, क्योंकि ट्राईफिट ने शुरू में भी एक डोनेशन की हुई थी, लेकिन एंड पे फिर हमारे जो फ़ंड रेजिंग थी तकरीबन $2 लाख के करीब हम फंड्स रेज़ कर चुके थे. बट ट्राईफिट ने फिर आके एंड पे तकरीबन $500,000 से ज़्यादा $5.5 लाख की ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ फ्यू ईयर्स उन्होंने कमिट किया कि हम ये डोनेट करेंगे TCF को, और वो हमारे टोटल कमिटमेंट्स और कलेक्टेड फंड्स को तकरीबन $8 लाख तकरीबन $750,000 पे ले गई. सो दैट आई थिंक गोज़ टू शो के लोगों में कॉर्पोरेट्स में एपिटाइट है टू डू द राइट थिंग. फिर इसके बाद आई थिंक इंडिविजुअल्स में आई मेट TCF सियाटल के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे असफर भाई, असफर मौज़म. ही यूज्ड टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट, वन ऑफ द अर्ली गाइज इन माइक्रोसॉफ्ट. जब माइक्रोसॉफ्ट इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, तो हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल करियर. वो ही केम टू पाकिस्तान कुदरती में एक रनिंग क्लब है इस्लामाबाद रनिंग क्लब, इनके साथ भाग रहा था, असफर भाई भी उधर थे, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, एंड देन ही केम ऑन बोर्ड एंड सपोर्टेड मी. एंड फिर TCF सियाटल में भी जाके उन्होंने काफ़ी लोगों को एक्टिवेट किया टू डोनेट, एंड वी गॉट सम बिग डोनेशंस फ्रॉम देयर एज वेल. तो मैं इस तरीके से, और कोई डोनेशन बड़ी छोटी नहीं होती मेरे ख्याल में. ये सारे लोगों ने मेरे सपोर्ट भी किया, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, और आप लोगों ने हमें डोनेशंस भी दी, वर्ड ऑफ माउथ भी किया. बट आई थिंक कुछ डोनेशन जो मेरे लिए काफ़ी यादगार थी, वो थी एक छोटी बच्ची थी बरीरा, 10 साल की बच्ची थी, 4th क्लास में पढ़ती है. वो हमें जेलम में मिलने आई अपने वालिद साहब के साथ. रात को उसने हमारी गाड़ी देखी, पूछा कि ये कर क्या रहे हैं, ये कौन पागल है. उसे फिर हमने समझाया कि हम ये कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं. अगले दिन वो अपने पॉकेट मनी ₹1000 उसकी पॉकेट मनी थी, शी केम एंड शी डोनेटेड दैट के यार इससे को और बच्चे पढ़ जाएंगे. फिर एक और साहब थे खारियाँ, जब हम क्रॉस कर रहे थे जेलम और खारियाँ के बीच में, तो उसने पहले दिन मुझे देखा, उसने कहा आप वो भाई हैं जो स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाते थे. मैंने कहा हाँ मैं वही भाई हूँ. उसने खैर हमारे साथ 5-10 मिनट गपशप लगाई. अगले दिन वो 75 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे तय करके आया, और ₹75,000 भी लेके आया साथ. खुद अनएम्प्लॉयड था, ही वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ मेंटल ब्रेक डाउन एज वेल. लेकिन उसने अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली से ₹75,000 जमा किए. और अक्सर जिस तरह हम पाकिस्तान में होता नहीं है कि बाहर से रिश्तेदार आया, $10 का नोट दे दिया, $50 का नोट दे दिया, उसके पास 200 पाउंड पड़े हुए थे. उसने आगे 200 पाउंड भी दिए कि यार इससे कोई और तालीम हासिल कर लेगा. तो इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, इस तरह की जो आई थिंक हमें डोनेशंस मिली हैं, वो भी हमारे लिए बड़ी मीनिंगफुल है. नहीं, आई थिंक दिस सिंस यू हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ ऑलरेडी मोटिवेटेड सो मेनी पीपल, इवन माई सेल्फ एज वेल. आई थिंक अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, रिगार्डलेस कि वो 1600 रन तो नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था टू डू समथिंग बेटर फॉर दिस कंट्री एज वेल. एंड इस तरह के टाइम पे जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है हमारे मुल्क के अंदर भी, हर बंदा बाहर भागने की कर रहा है, हर बंदे को जो भी पूछो वो नेगेटिविटी और वही चीज़ कर रहा है. वी नीड टू गेट इंस्पिरेशन, हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए, इंस्पायर हमें किसी से होना चाहिए. एंड आई थिंक वट यू हैव डन इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड सो मैनी पीपल, जो कि पाकिस्तान में अभी भी उनको समझ ही नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है. और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी माइट सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग, कि एक कोई इनिशिएटिव पकड़ा और उसके लिए कुछ एक्टिविटी की और उसके थ्रू हमने कुछ जनरेट किया. ये तो हो गया आपका सारा वो वाला पार्ट जो कि मैं पहले कवर करना चाह रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू एक्नॉलेज जो माशाल्लाह आपने अच्छा काम किया. नाउ कमिंग बैक टू दी, दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी. एक आपका फाइनेंशियल जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, एंड दी अदर साइड इज़ दी स्कॉलरशिप साइड जो आप काम कर रहे थे. पहले तो आप एजुकेशन का अगर आप समरी बता दो, कहाँ से की, क्या की, हाउ यू एंडेड अप इन न्यूयॉर्क वर्किंग फॉर समवन इन दी एज एन एनालिस्ट एज वेल. तो अगर आप जर्नी को थोड़ा वहाँ पे समराइज कर दें. आई थिंक मैं जब 11.5 साल का था, मैं चला गया 2009 में अर्ली एजुकेशन में क्रेडिट कॉलेज हसन अब्दाल से. उससे पहले मैं हाईटेक में पढ़ता था टैक्सला में. बट हसन अब्दाल मेरे लिए फॉर्मेटिव ईयर्स से, क्योंकि हसन अब्दाल में यू गेट फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री,
एंड वेरी अकॉम्प्लिश्ड, वेरी स्मार्ट किड्स. 10,000 बच्चों का तकरीबन उस टाइम पे एंट्री टेस्ट होता था, 100-120 बच्चे सिलेक्ट होते थे. तो 1% ऑफ द पीपल हु अप्लाई दे गेट देयर. तो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट यू आर हेयर बिकॉज यू आर स्मार्ट या यू आर हार्ड वर्किंग. तो हसन अब्दाल में 5 साल गुजारे. उसके बाद फिर मैं चला गया IBA कराची. IBA में मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ी. उस टाइम बस यही समझ थी इंजीनियर नहीं बनना, बिजनेस पढ़ना है, फाइनेंस पढ़नी है. इंजीनियर क्यों नहीं बनना था? बस मेरी मैथ्स अच्छी थी, साइंस से मेरी जान जाती थी बचपन से ही. सो आई थिंक स्टीरियोटाइप था, बट दैट स्टक विद मी. कुछ चीज़ें एज किड्स आपको ट्रॉमाज होते हैं. शायद मेरे साइंस में 1-2 दफ़ा नंबर कम आए थे, मार शार पड़ी होगी, बस फिर मैंने कहा नहीं ये पढ़नी नहीं है. बट मुझे हमेशा से ये था कि आई एम गुड विद नंबर्स, आई एम गुड विद मनी. तो बिज़नेस पढ़ना है मुझे. तो आई एंडेड अप एट IBA में 4 साल गुजारे, 4.5 साल गुजारे. मैं को बहुत काबिल स्टूडेंट नहीं रहा IBA में. मैं 2.61 के साथ ग्रेजुएट किया था, मेरा GPA था. फिर जब मैं IBA से ग्रेजुएट किया, फिर मैंने 1 साल लाहौर काम किया. फिर देन आई समहाउ CFA चार्टर में करने लग गया, और फिर लेवल 1 किया, लेवल 2 किया. फिर मुझे समझ आई कि मुझे कैपिटल मार्केट्स में काम करना. आई नीड टू वर्क विद समवन हु एक्चुअली इन्वेस्ट. तो फिर मुझे मेरा तरीक़ेकार ये था कि मैंने अब समझ नहीं आ रही नौकरी किधर करूँ. तो मैंने निकाला कि CFA और किस किस ने किया हुआ है लिंक्डइन पे. जिस बंदे ने CFA किया हुआ था उसका इंटरनेट से किस तरीके से नंबर निकालता था, कोल्ड कॉल करता था कि भाईजान व्हाट यू आर डूइंग, आई वांट टू डू समथिंग सिमिलर, हाउ डू आई गेट इन. इस तरीके से 100-200 बंदे को लिंक्डइन से मैंने निकाल के CVयाँ भेजी. एंड समहाउ आई एंडेड अप एट वाइटैलिटी कैपिटल. एक दिन मुझे कॉल आती है, मुझे पता भी नहीं था वाइटैलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वाइटैलिटी पे उस टाइम सिर्फ 3 या 4 एम्प्लॉयज़ थे. आई वॉज एम्प्लॉय नंबर 5. तो मुर्जा मेमन ही कॉल्ड मी कि यार क्या करना चाहते हो. रैंडम पहला सवाल ये था. मैंने कहा मैं स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा आ जाओ, ये फलाना एड्रेस है. उस टाइम मैं कराची बाई चांस ही गया हुआ था. तो खैर आई वेंट अप टू हिम. उन्होंने कहा कि ये फलानी कंपनी है रोकू US में कंपनी है, वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, और लाइक इट डज अ लॉट ऑफ इन एड्स एज वेल. तो उन्होंने कहा रोकू का मॉडल फाइनेंशियल मॉडल बना के लाओ. वो खुद रिसर्च कर रहे थे अपना काम मेरे से उन्होंने करवाने के दिन का इसका मॉडल बना के लाओ, तुम्हारा टेस्ट यही है. मुझे अलिफ में नहीं आती थी फाइनेंशियल मॉडलिंग की. मैं अपने एक दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार हमजा मुझे इसका मॉडल बना के दे. अब किससे काम कराने, मैं उसके घर उसके सर पे खड़ा हो गया. उससे मैंने 2 घंटे में मॉडल बनवाया, और हिस्टोरिकल्स वगैरह डलवाए, मोटी फोरकास्टिंग की, वेरी नाइव किस्म की मॉडलिंग हमने करके मुर्जा भाई को अगले दिन मैंने मॉडल दे दिया. अब मैंने अच्छी बात ये थी, अगर मैं 1 हफ़्ता लगा के देता ना, तो 1 हफ़्ते का काम की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है वर्सेस 1 दिन के काम की. तो 1 दिन के काम के हिसाब से यार इसने तेज़ है, एक्शन लिया इसने. सो आई स्टार्ट वर्किंग एट वाइटैलिटी कैपिटल 2020 के जनवरी में. वाइटैलिटी में हम लोग करते ये थे, हमारा एक छोटा सा फंड था. वी यूज़ टू इन्वेस्ट इन द US स्टॉक मार्केट. सबसे पहले मैंने आपको बताया भी जैसे पहले कि मैं जनवरी में एयरलाइंस कवर करने लगा, एयरलाइंस पे रिसर्च करने लगा. मार्च 2020 कोविड हुआ, एयरलाइंस पूरी ठप, इन्वेस्ट ही नहीं करना. फिर आई स्टार्ट कवरिंग रिटेल, और रिटेल में फिर मैंने ये किया कि रिटेल की US की जो पूरी ब्रिक एंड मोर्टार एंड ई-कॉमर्स रिटेल है, आई हैड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. और अच्छी बात ये थी कि मैं कोविड में काम कर रहा था, क्योंकि पैसे हारते भी देखे, फिर पैसे बनते भी देखे. और आई गॉट अ चांस टू वर्क डायरेक्टली विद सैयद रज़ा मोहसिन एंड मुर्जा मेमन. उनसे मुझे सीखने का मौका मिला. ये सारे मुल्क से बाहर काम करते? रज़ा भाई यूज्ड टू बी बेस्ड इन न्यूयॉर्क, और बाकी जो हमारी 5-6 लोगों की टीम थी वो कराची में ही थी. ठीक है, लेकिन दे वर फोकस्ड ऑन US मार्केट, नॉट इन पाकिस्तान. या US मार्केट, ग्लोबल मार्केट. यूरोप में भी हम इन्वेस्ट कर रहे थे, चाइना में भी कर रहे थे. फिर उस टाइम पे फिर मैंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्ट करना रिसर्च करना शुरू की. लेकिन फिर मुझे ये समझ आया, 2 साल गुजर गए, मैं टेस्ला का फाइनेंशियल मॉडल बना लिया मैंने. मुझे पता है कि मॉडल 3 कितने की है, इसकी रेंज कितनी है. आज तक टेस्ला देखी ही नहीं है कभी. मेसीज का मुझे पता है अंदर इनके ई-कॉमर्स की इनकी वेबसाइट पे विजिट्स कितने आते हैं, कन्वर्जन कितनी है. And where you used to get this information through their financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी, प्लेटफॉर्म से भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी थी. फिर हम थर्ड पार्टी डेटा सोर्सेज से हम डेटा निकालते थे. और लेकिन ये था कि डेटा था, काफ़ी डेटा पता था, लेकिन कभी मेसीज दुकान के अंदर नहीं गया कभी. तो फिर मुझे वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग में या रिसर्च में एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि एज अ बिज़नेस मैंने कस्टमर नहीं हूँ मैं, तो आई कैंट रियली अंडरस्टैंड इट. उसका फ़ायदा भी था कि बाइसेस निकल गए थे, लेकिन नुकसान ही था कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी हो रही थी. फिर मैंने कहा कि मैं मास्टर्स करने ये काम कर रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड रियली गुड मनी इन 2020. हमारे फंड ने रिटर्न किया था 77-78% इन 2020 या. और उस साल मार्केट चली थी 26-27-28%.
अगले साल फिर मार्केट 25-26% चली, वी देन अगेन रिटर्न, आई थिंक मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा किया था। और फिर 2022 में जब टेक का थोड़ा बबल, उस टाइम पे वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़ गई थी, टेक की वैल्यूएशंस गिरी, तो मार्केट वेंट डाउन आई थिंक 18%। और रज़ा भाई वॉज रियली स्मार्ट, आई एम लकी दैट आई गॉट टू वर्क विद रियली स्मार्ट पीपल, तो हमने उसको प्रीएम्प्ट कर लिया था। जैसे ही हमने मार्केट शॉर्ट की, उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वाली चीज़ भी हो गई, मार्केट्स और टैंक कर गई, प्लेड इन आवर फेवर। एंड आई थिंक उस साल भी हमने 8 से 10% रिटर्न किया, मार्केट्स वर डाउन 18%। फिर लेकिन मुझे समझ आ गई अच्छा काम है, मुझे आई थिंक आई हैव अ नैक फॉर इट, व्हाई नॉट गो डू इट इन द यूएस जिधर एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है। आई थिंक आई कुड गेट गुड एक्सपोजर एज वेल। सो फिर मैं मास्टर्स करने चला गया बॉस्टन। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू द मास्टर्स? यू सेल्फ उस पे गए थे या आपने कोई स्कॉलरशिप ली थी या क्या किया था? तो मैंने पहले तो उसका स्टेप ये है, आप अप्लाई करें, जहन बनाएं, अप्लाई करें। मैंने अप्लाई किया, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। उसकी फ़ीस थी तकरीबन $50,000 उनकी फ़ीस थी। मेरिट स्कॉलरशिप मास्टर्स में मुझे 20% मिल गई, तो 40,000 फिर भी फ़ीस थी जो मुझे पे करनी थी। अब मैंने पैसे कुछ बनाए हुए तो थे, बट मैंने घर पे सोलर लगवा दिया, गाड़ी ले ली, ये सारी चीज़ें कर ली, तो आई डिड नॉट वांट टू पे आउट ऑफ माय ओन पॉकेट। तो फिर मैंने कर्ज़ा ले लिया, प्रोडिजी फाइनेंस एक कंपनी है, आई यूज़ देयर लोन, उनसे मैंने कर्ज़ा लिया। आई थिंक 8 से 10% इंटरेस्ट रेट पे मुझे उस टाइम कर्ज़ा मिला था, जो कि एंड पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो वो मेरा 13-14% पे चला गया इंटरेस्ट रेट। तो फिर एज सुन एज आई ग्रेजुएटेड, तो फिर मैंने अपना इसको रीफाइनेंस किया कर्ज़े को, क्योंकि वो जो रीफाइनेंस किया तो जो मेरा 13-14% का रेट था वो मुझे 8% में मिल गया, क्योंकि मेरी नौकरी लग गई थी, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई थी। फिर मेरी क्रेडिट बट ये जो कर्जा आपको मिलता था, ये ड्यूरिंग दी स्टूडेंट स्टार्ट होता था या आफ्टर यू गेट ग्रेजुएटिंग स्टार्ट हो जाता था? आप एडमिशन आपको मिल गया, एडमिशन लेटर आ गया, आपने अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, आप उसी एडमिशन की बेसिस पे आप कर्जा ले सकते हो। अच्छा। और क्योंकि होता है ऐसे, वीज़ा की भी मैं अगर थोड़ी सी टेक्निकलिटी बता दूं कि आपको ना जब आपका दाखिला हो गया तो यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इशू करती है, फॉर्म I-20। फॉर्म I-20 बताती है कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने तबारक को वेट किया है, तबारक के पास इतने पैसे मौजूद हैं, ये हमारी फ़ीस पे कर सकता है, और फिर वही लेटर यूज़ होता है आपका वीज़ा के लिए। तो फॉर्म I-20 लेने के लिए आपको पैसे शो करने हैं या बताना है मैं पैसे दे सकता हूँ, तो वो पैसे अगर आपके पास नहीं, आप कर्ज़ा ले सकते हैं, और कर्ज़ा उसी टाइम कर्ज़ा जाएगा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, बट कर्ज़े वाली कंपनी प्रोडिजी फाइनेंस आपको लेटर दे देगी कि इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज द होल प्रोसेस फॉर इट। और फिर जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो फिर आप रीफाइनेंस कर देते हैं। और ये जब आपने किया था, एक तो चलो कर्जे वाली बात आ गई, मैं समझ गया, रीफाइनेंस भी आपने कर दिया, ये आपको वीज़ा मिला आराम से मिल गया था यूएस का, या उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट चाहिए था, सब कुछ चाहिए था? वीज़ा के लिए आपको यूनिवर्सिटी की जो एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है वो चाहिए होती है, और कई लोग वीज़ा से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट आई थिंक आप कर्जा ले भी लो तो भी वीज़ा पे इतना इम्पैक्ट मेरे ख्याल में नहीं पड़ता। आजकल पता है यूएस का सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 8-9 महीने का वेट है। आई थिंक वो वेट है, बट दैट इज़ फॉर विजिटर वीज़ा। बट जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, अच्छा, उसका मैं जब मेरे टाइम पे 2 या 3 हफ्ते का वेट टाइम था, मे बी महीना 2 महीना, बट इतना वेट टाइम स्टूडेंट वीज़ा के लिए नहीं। सो यू विल फर्स्ट अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, गेट कि आप आ सकते हैं, देन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा एंड अप्लाई फॉर द लोन एज वेल टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, पहले आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, फिर आपने यूनिवर्सिटी के लिए लोन लिया, और लोन के डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को दिखाए या अपने बाकी फाइनेंशियल्स दिखाए, फिर वो जो यूनिवर्सिटी आपको डॉक्यूमेंट्स देगी वो से आप वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। एंड व्हाई यू ऑप्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग? क्योंकि आपको यूएस में जाना था, या आपने बाकी ये काम करना था और उसके बाद यूएस में जॉब करनी थी? मेरे में मुझे यूएस में आई वांटेड टू गेट अ टेस्ट ऑफ मार्केट्स इन द यूएस, लेकिन मेरे में इस यूनिवर्सिटी में जाना बड़ा नाइव डिसीजन था। मेरे ऊपर कोई मेरे सीनियर्स बहुत कम गए हुए थे यूएस में, और मुझे बताने वाला उस टाइम शायद इतनी नौकरी में इतना मैं खुबा हुआ था, मैंने उस तरीके से रिसर्च भी नहीं मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, बस ये सोचा हुआ था MBA का फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उधर की थी डिग्री बिजनेस एनालिटिक्स में। तो बिजनेस एनालिटिक्स में मेरा ये था कि यार डेटा एनालिटिक्स का दौर है, डेटा भी समझना चाहिए, बिज़नेस मैंने CFA भी कर लिया है, मुझे बिज़नेस पढ़ा हुआ भी है, तो मुझे बिज़नेस सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब एनालिटिक्स सीखनी है। तो मैंने बिजनेस एनालिटिक्स मैं कहता हूँ आधा तीतर आधा बटेर तो ना बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स की, बट आई थिंक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट मुझे मेरे ख्याल में MBA करना चाहिए था, क्योंकि होता है ऐसे कि आपको हमेशा हर चीज़ रिवर्स इंजीनियर करनी चाहिए कि मेरा गोल है, मैंने फाइनेंस में काम करना है या कंसल्टिंग में करना है, तो हाउ डू आई गेट
टू दैट एंड पॉइंट उसके लिए मुझे फैसिलिटेट क्या करता है. और मुझे लगता है कि 3-4 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपने फाइनेंस, कंसल्टिंग या बिजनेस वाले स्ट्रैटेजी के रोल्स में जाना है, MBA इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि MBA में ये होता है कि आपकी फिर नेटवर्किंग बहुत तगड़ी होती है. 10 साल, 12 साल, 20 साल बाद अगर आपके बिजनेस ओनर हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट सारी आपकी कनेक्शंस और उन चीज़ों से ही होगी. बट एनी हाउ आई एंडेड अप एट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड आई फाउंड आउट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ रैंडम डूड ऑन यूट्यूब. कि पाकिस्तानी भी नहीं था, इंडियन एक लड़का था, बता रहा था. और मैंने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था, 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में किया था कि जी एप्लीकेशन फ़ी के $50 ना देने पड़े, एप्लीकेशन फ़ी जिनकी वेव ऑफ हुई हुई हो. हालांकि बेवकूफ़ी ये थी कि मैं $50,000 की आगे डिग्री कर रहा हूँ. हो सकता है कि $1,00,000 की भी डिग्री करनी पड़ जाए. बट वो $50 बचाने के चक्कर में, बट इट वॉज अ गुड डिसीजन, आई मेड इट वर्क. क्योंकि बॉस्टन में एक और चूज़ करने की वजह ये थी, या तो न्यूयॉर्क जाना या बॉस्टन या शिकागो, क्योंकि मुझे फाइनेंस में काम करना था. तो दीज वर, न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ा हब है, बट बॉस्टन शिकागो में भी इंडस्ट्री है. और बॉस्टन जब मैं गया तो मैंने CFA किया हुआ था, तो मैं CFA सोसाइटी बॉस्टन के जो इवेंट्स थे, आई यूज़ टू गो एट एवरी कॉन्फ्रेंस. बेशक $500-600 की कॉन्फ्रेंस, और मैं फिर उधर वॉलंटियर करता था कि जी आपकी एंट्री है लोगों के मैं दूंगा, या आई यूज़ टू वॉलंटियर दे. फिर हार्वर्ड और MIT ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सेम 1 माइल रेडियस एज नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी. उधर फिर बैप्सन कॉलेज भी है, उधर फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी है. तो उधर जो पूरा कल्चर है बॉस्टन का, दैट इज़ वेरी कंड्यूसिव इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ. और न्यूयॉर्क आई थिंक एज अ स्टूडेंट शायद इट्स टू मच इन योर फेस. बॉस्टन में इट गिव्स यू टाइम टू सेटल डाउन. थोड़ी सी पेस थोड़ी सी स्लो है, आप सेटल डाउन करो, फिर आप नौकरियों की तरफ जाओ. सो अब ये सारे सुन रहे होंगे कि ये तो वॉक की बात कर रहा था, ये बॉस्टन और फाइनेंस और क्या है. तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ ए बिग थिंग कि जो आपने की. अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट और वो जो चीज़ें थी, हाउ दैट पर्टिकुलर डिग्री हेल्प्ड यू, या अगर आप उसको IBA से भी कंपेयर कर रहे हैं अभी आप प्रोफेशनल लाइफ में, हाउ मच IBA कंट्रीब्यूटेड जो भी आपने यहाँ पे किया था. डू यू थिंक दिस इज़ बाय पार वही चीज़ है, लेवल ऑफ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसी थी जो आप वहाँ पे अपने पीयर्स के साथ काम कर रहे हैं? आई थिंक कहीं ना कहीं वैसी थी. IBA में जाके मैंने बताया मैं 2.61 पे ग्रेजुएट किया था, और मेरा बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन शायद मैं उतना एकेडमिकली उतना एक्सेल नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था. कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट भी होता है, बट क्योंकि मेहनत उस टाइम पे उतनी नहीं की. बट एट द सेम टाइम IBA ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी टू बी एंटरप्राइजिंग या बी एंटरप्रेन्योरियल. क्योंकि IBA के अंदर मैंने 3-4 काम किए. पहले तो मैं IBA में गया तो जाके देखा कि यार मेरे सारे दोस्त जो कराची के दोस्त थे, कराची में हसल कल्चर पाकिस्तान के हिसाब से सबसे ज़्यादा है. तो मेरे जो दोस्त थे वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई किसकी प्रिंट की दुकान है, कोई साथ ये भी कर रहा है, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है. और हम इधर हसन अब्दाल से पंजाब से गया था, तो मेरे ख्याल में इधर वो चीज़ हमें इतनी नहीं मिलती. इधर हम बड़े प्रोटेक्टेड एक इन्वायरमेंट में होते हैं कि जी जब बड़े होंगे तब काम करेंगे. एटलीस्ट इन माई सर्कल जैसे था, मुझे नहीं पता आपका कैसा तजर्बा रहा है. तो कराची जाके एक हसल कल्चर सीखा. फिर मैंने एक सबसे पहले एक काम किया था, मैंने हुडीज़ की एक वो बनाई कि मैं हसन अब्दाल से हूँ, मेरा भाई जेलम से है, पीपल आर वेरी अटैच टू देयर स्कूल्स, लेकिन कोई हुडीज़ या कोई मर्चेंडाइज बना के नहीं बेचता. तो हमने वो बना के बेची पहले साल की एंड पे, और आई थिंक उस टाइम 2-3 लाख रुपए हमने कमाया था, जिससे मैंने उस टाइम आईफोन ख़रीद लिए पहले. दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि वी कैन मेक मनी. फिर मैंने IBA में अपने दोस्त के साथ एक अफ़गानी बर्गर हमने देखा था इस्लामाबाद में. अफ़गानी बर्गर की हमने एक दुकान लगा ली IBA के अंदर. IBA से हमने रेंट पे जगह ली, और हमने शॉर्मा, बर्गर्स, ये चीज़ें बेचते थे हम. सो वी डिडंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन हमें समझ आ गया था कि ज़िंदगी में कभी फूड बिजनेस नहीं करना. बट दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, हमारी एक ट्रैवल एजेंसी थी, मेरी और मेरे एक और दोस्त की. हम नलतर, नारान, शुगरान, इन जगहों पे ट्रिप्स लेके जाते थे, कराची से भी, इस्लामाबाद से भी. और वो भी एक हमारे लिए अच्छा तजर्बा था टू मैनेजिंग पीपल. और तो ये सारे काम मैंने IBA में जाके किया. पढ़ाई कब की यार? जब पढ़ाई कम की नजर आ रहा क्यों हुआ था? पढ़ाई कम की है, बट आखिरी सेमेस्टर था जब, क्योंकि मैं बहुत नालायक स्टूडेंट था IBA में. तो आखिरी सेमेस्टर में मेरे दोस्त सारे ग्रेजुएट कर गए थे, मैं 6 महीने देर से ग्रेजुएट कर रहा था. फिर मैंने सेंस ऑफ अचीवमेंट भी कहीं ना कहीं चाहिए थी. तो फिर मैंने, सब कह रहे थे यार ये CFA बहुत मुश्किल इम्तिहान है, ये इसको पास करने के लिए इतने महीने मेहनत करनी पड़ती है. मैंने कहा मेहनत करके देख लेते हैं. फिर क्योंकि दोस्त तो सारे चले गए, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया. तो CFA आई थिंक पहली बारी में समझ भी आया, फाइनेंस भी समझ आई, अच्छा भी लगा. 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी आई थिंक पहली बारी में. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करवाता गया, सो होते गए. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि पढ़ाई ऑन पार है बॉस्टन में या इधर, आई थिंक IBA इज़ ऑन पार विद अ लॉट ऑफ स्कूल्स. IBA आई थिंक
काफ़ी ज़्यादा मेंटोर्स, डिपेंड करता है आप अपॉर्चुनिटी लेते कितने में. हमें जिम मेंबरशिप है, अगर जिम मेंबरशिप में आप जाके सामान तो पड़ा हुआ, अब आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आई थिंक वो वाला हिसाब था. बट अमेरिका में जाके जो बच्चे अमेरिका पढ़ाई करने जा रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान से, उन्हें मेरा मशवरा ये होगा कि आप नेटवर्किंग लाजमी करें. जितने मर्जी लोगों से मिल सकते हैं. अगर आप IBA से जा रहे हैं, सारे IBA के अलुमनाई को ढूंढें. पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानियों से मिलें. अगर आपका कोई भी फुटबॉल खेलते हैं, सारे फुटबॉल वालों से मिलें. कोई भी एंगल, लाइक ट्राई टू मीट पीपल. मस्जिद में जाके मिलें या फाइनेंस की कॉन्फ्रेंसेज पे जाएँ. हार्वर्ड के करीब है, हार्वर्ड में नहीं भी है. जिस तरह मैं जाता था हार्वर्ड कॉन्फ्रेंसेज में, तो पहले उधर $60 $70 का टिकट होता था. एक दो दफ़ा टिकट दिया, स्टूडेंट था, मेरे बजट पे होता था पूरे महीने का $1000 खर्च करने हैं. 2-3 कॉन्फ्रेंसेज गई तो पैसे ख़त्म. तो फिर मैं ये करता था कि कॉन्फ्रेंस शुरू है सुबह 8 बजे, तो मुझे पता था पहला 1 घंटा ये चेक करते हैं, 9 बजे के बाद ये चेक नहीं करते. तो सूट शूट लगा के, टाई लगा के आप यू नो कि किस जगह पे कौन से हॉल में क्या लेक्चर हो रहे हैं. यू गो देयर, यू मीट पीपल. तो उससे काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है. क्योंकि हार्वर्ड में एक होती है प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल कॉन्फ्रेंस. अब उसमें तकरीबन 30 से 40 स्पीकर थे, और जो सबसे हल्का स्पीकर था या जिसका सबसे छोटा फंड था, दैट वाज $2 बिलियन का फंड. तो जब मैं उधर गया तो उन लोगों से जब आप बात करते हो, आपको लगता है यार ये हमारी तरह के इंसान है. ये इन्हें कोई सींग नहीं लगे हुए, कोई इनके पर नहीं लगे हुए. तो कॉन्फ्रेंसेस पे जाने से या लोगों से मिलने का आपको फ़ायदा ये होता है कि वो जो आपका डिल्यूजन है कि यार ये कुछ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, वो आपका ख़त्म हो जाता है. आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, दिस मैन कैन डू इट, आई कैन डू इट एज वेल. और जो चीज़ मैं पूछना चाहता, अभी जिस तरह माशाल्लाह कैपिटल मार्केट, मैंने एक चीज़ और नोटिस की, ये जो CFA सर्टिफाइड सारे हो जाते हैं, समहाउ दे एंड अप लुकिंग फॉर द जॉब्स. लेकिन वो जो कोर्स स्किल आपके पास थी टू अंडरस्टैंड द कंपनीज, समहाउ अभी भी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये वाला माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाए कि आप जो पढ़ रहे हो प्रैक्टिकली लाइफ में करके आप पैसे भी बना सकते हो. आपने तो माशाल्लाह 80% भी बनाया है एनालिस्ट करके. लेकिन अभी मैं रिसेंटली एक और वो ये एक्सपो में गया था, द लेडी हु वाज द मार्केटिंग गर्ल, वो कह रही थी ब्रोशर मैंने ही बनाया है, और उस फंड के इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न 1 साल का था वो 104% था. मैंने कहा देन हाउ मच मनी डिड यू मेक इन दिस फंड? मेरा रिस्क एपिटाइट नहीं है, मैंने तो नहीं किया ये. मैंने कहा कैसे हो सकता है ना, एक इंसान जिसकी अपनी कंपनी के अंदर एक फ़ंड जो कि 100% दे रहा है, एंड यू आर स्टिल नॉट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि मेरा अपना 1000 होता तो वो 2000 बन गया होता अभी. एंड देयर इज़ सो मच ए डिसकनेक्ट कि यार आप जो काम करें एटलीस्ट आप फोकस भी नहीं हो शायद उस काम के ऊपर कि उसकी वैल्यू टर्म्स में क्या है. आपने सिर्फ पैसे डालने हैं, फ़ंड खुद आपका पैसा बना के दे रहे हो, आप उसी कंपनी के अंदर बैठे हुए हो जो बना के दे रहे हैं. सो वो जो वैल्यू टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो आप अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करके सीख सकते हैं, इतना बड़ा डिसकनेक्ट है. और मैंने कैसे इतने ज़्यादा CFAs भी देखे हैं. मारी पेट्रोलियम का आप ज़रा एनालिस्ट करके लाएं, ऐसा ज़बरदस्त करेंगे सब कुछ. अच्छा तो अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करें हमारे पास इतने पैसे नहीं है इसके लिए, तो पता नहीं वो एक परसेप्शन नहीं है कि आप 1 शेयर भी ले सकते हैं, आप 10 शेयर भी ले सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंपनी विच इज़ गुड. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन पाकिस्तान में जो फीडबैक मुझे मिलता है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो कहता है यार मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन उसको प्रैक्टिकल मार्केट्स में अपने अप्लाई नहीं करना, जस्ट ये लर्निंग के पर्सपेक्टिव से है. और वहीं से डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है. द पर्सन हु इज़ डूइंग द एनालिसिस इज़ नेवर कॉन्फिडेंट बिकॉज उसने अपना पैसा भी नहीं लगाया हुआ. तो आपके जब फैमिली मेम्बर भी आपके पास आते हैं, जब आपका अपना पैसा नहीं लगा हुआ तो आप उसको गाइड क्या करेंगे? आप उसको भी ये कहते हैं यार बस ये ठीक है, दूर से देख लो, इमरान खान से कुछ मसला होगा तो फिर ये मार्केट गिरेगी तो आपको ये ना हो जाए. सो आपने जो आपने प्रैक्टिकल भी किया तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना आपको अप्लाई करके फ़ायदा हुआ? आई थिंक मैं काफ़ी अप्लाई करता हूँ. जब मैं वर्टैलिटी कैपिटल में था, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम. एक तो मार्केट ऐसी थी, आई थिंक उसमें कोई बेवकूफ़ आदमी भी पैसे कमा सकता था. 2020 में पोस्ट कोविड एक दफ़ा बाज़ार गिर गई है. उसके बाद जब उसका रिबाउंड था तो आई थिंक एनीबडी हु इज़ इन्वेस्टेड इन द मार्केट मेड मनी. ठीक है, तो उससे आई थिंक एज अ फर्स्ट ईयर एनालिस्ट मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था कि पैसे गिरते हैं जब हमारा फंड आई थिंक 27% पहले डाउन था, उसके बाद फिर एनुअली हमने 80% किया. तो उससे ये कॉन्फिडेंस मिल गया था. जब बाज़ार नीचे गिरती थी तो रज़ा भाई जो मेरे फंड मैनेजर थे वो खुश होते थे कि यार अभी तो और पैसे हम डिप्लॉय करेंगे, अब तो लेवरेज है, लेवर भी करेंगे. तो उससे आई थिंक वो जो बीइंग अराउंड दोज पीपल हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, हु आर नॉलेजेबल. फिर रज़ा भाई की मुझे एक और चीज़ आई थिंक विच आई लर्न फ्रॉम हिम, या तो अपनी कहानी सुना रहे थे या किसी जानने वाले की, कि उनके जो एक नेफ्यू है या उनका अपना बेटा है, उसके लिए वो ये कहते थे कि हर साल जब उसकी सालगिरह होती है, हर साल उसकी सालगिरह पे किसी एक कंपनी जिस पे उन्हें यकीन है या एनालिसिस कहता है कि यार ये 10 साल बाद 15 साल बाद अच्छा करेगी,
उससे कंपनी का शेयर ले लेते हैं, $100, $1000, $500, जितनी जिसकी एपेटाइट है कि यार ये बाय द टाइम ही अगर 15 साल का होता है तो 15 साल में अगर 15 साल पहले मैंने एप्पल में इन्वेस्ट किया होता तो आज तक इसके वो $100, $1000 शायद इसके कॉलेज का फ़ंड निकाल जाते, मे बी मोर। ठीक है, तो जो एक माइंडसेट है कि यार अब मेरा भी एक भतीजा छोटा, अभी उसकी सालगिरह हुई है, तो मेरे जहन में सबसे पहले था कि रादर देन मैं इसके लिए गिफ्ट में कपड़े लूँ या इसको मैं केक ला के दूँ, मेरा ये था कि इसके नाम का एक अकाउंट बनाऊँ, उस पर आप जितने भी पैसे आपने डालने जो गिफ्ट करने उसका कोई शेयर ले लो और भूल जाओ। हार गया तो हार गया, खैर है, आपने वैसे केक खिलाना था उसे या कपड़े उस पास ऑलरेडी हैं। बट अगर इफ़ यू फाउंड समथिंग लाइक एप्पल और अमेजोन इन अर्ली 90s, सो आई थिंक यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और आई थिंक लोगों को ना फिर वो यही याद रहता है कि शेयर में लॉस हो गए, कभी ये याद नहीं रहता कि केक भी तो खाया था, वो तो भी ख़त्म हो गया, उसका क्या सीन है। अब मैं वो आजकल देखता हूँ, अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो 5-10 हज़ार तो वैसे ही खर्चा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब इन्वेस्ट का कोई या 10 हज़ार ही चाहिए, 5-10 हज़ार रुपया नहीं चाहिए आपको उस तरह ना, आप तो खाते पीते भी तो ख़त्म करते हैं। कभी हमने ये रिग्रेट किया है कि यार अगर काश हमने वो कढ़ाई ना खाई होती तो आज 10 हज़ार रुपये होते। लेकिन रिग्रेट यही होता है यार, वो जो 10 हज़ार दिए थे ना, जो 7 हज़ार रह गए, 8 हज़ार रह गए। एंड जो रिग्रेट है ना, ये मैं हमेशा देखता हूँ पीपल ऑलवेज लुक इनटू द मार्केट एज ए क्विक वे ऑफ मेकिंग मनी, कि बस आज मैं रात को सोऊंगा सुबह उठूंगा तो वो 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको कहें या 5 साल में डबल हो जाएगा या 10 साल में 3-4-5 गुना हो, 10 साल 3-4 गुना पता नहीं हम रहते भी नहीं रहते, तो वो रह जाते हैं ना, तो फिर बाद में कहते काश हम कर देते पहले, तो अच्छी मशवरा था। अब जो आखिरी साइड की जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो स्कॉलरशिप और यूएस में थी, जो आपकी वीडियोस भी बना रही थी। अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है, हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर पीपल इन पाकिस्तान टू लुक एट यूएस पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए, इवन जॉब के लिए भी? इज़ दिस स्टिल द सेम जिस तरह आपने किया था या उसमें डिफरेंस है? और जो आप वीडियोस बनाते थे वो कैसे हेल्प करती थी लोगों को जानने के लिए? आई थिंक प्रोसेस सिमिलर है। इसमें तरीक़ेकार ये है कि आप पहले तो आप अपना डिफ़ाइन करें आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, और अगर आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट टॉक टू पीपल। अगर आप इंजीनियर हैं 10 और 15 इंजीनियर से बात करें, एटलीस्ट जो अमेरिका में है या दुनिया में कहीं में भी, अगर आपको अमेरिका जाना अमेरिका वालों से बात करें और फिर उनसे पूछें कि उन्होंने क्या गलतियाँ किया, क्या सही किया, उनसे आपको यूनिवर्सिटीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ आप अपनी ऑनलाइन रिसर्च करें, यूट्यूब पे दुनिया जहान की चीज़ है। सो डू सम रिसर्च, डोंट ओवर रिसर्च इट। ओवर रिसर्च करके आप डर भी सकते हो। एंड देन ब्रेक इट डाउन कि यार पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा। रादर देन ये नहीं सोचना कि आज मैं $1,00,000 लूँगा, क्योंकि अगर आप $50,000-60,000 का कर्जा भी लेते हैं तो एक अच्छा AI इंजीनियर अगर आप अमेरिका में बैठा हुआ है, $2-2.5 लाख $3 लाख दे मेक दैट मनी। इवन इफ़ यू आर अ लो पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप $1,00,000 तो आप कमा रहे हो, तो आप 1-2 साल में अपना कर्जा भी उतारते हो, आपका एक लाइफस्टाइल भी एलिवेट हो गया है, तो आपको यू हैव टू थिंक लाइक एन इन्वेस्टर हेयर एज वेल, कि जो 40-50 हज़ार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ दिस कैन हेल्प मी मेक मिलियंस इवेंचुअली, तो ये $40,000 की कोई वैल्यू है, ये क्या कर्जा मुझे लेना चाहिए या नहीं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें, बट उसमें तरीका ये कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यूएस में, दे गिव आउट वेवर्स फॉर ट्यूशन्स, जिस तरह जॉर्जिया टेक है, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स। लेकिन उसमें यह कि अगर आप एज अ टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट आपकी जॉब हो जाती है तो आपकी 100% ट्यूशन वेव हो जाता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। इस तरह का यूमैस एमहर्स्ट है, उसमें भी सिमिलर होता है। जो स्टेट स्कूल्स हैं उन्हें लोग देखें, और जैसे टॉप स्कूल्स हैं, इवन हार्वर्ड है, हार्वर्ड का MBA इज़ बाय फार नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 नंबर 3, ये इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर, आप उसको 1 2 3 कह सकते हैं। तो हार्वर्ड का MBA इज़ नीड ब्लाइंड। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम शायद $60,000 या $70,000 से कम है, तो हार्वर्ड आपको आपकी ट्यूशन फ़ी वेव कर देगा, सिर्फ आपको रहने सहने के चार्जेस देगा, और वो आपको ऐसा बना देगा। तो अगर आप काबिल हैं तो गो फॉर एम फॉर द हाईएस्ट, और पैसों की फ़िक्र ना करें, पैसे का नहीं कर्जा ले लें, ये मेरी अपनी सोच है। एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप यंग हैं, मास्टर्स के लिए जो भी जा रहा है 25 साल 26 साल, इतनी उम्र होगी, 23 24 25 होंगे, आपके पास ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट आप 27-28 के होंगे, 30 साल हैं आपके पास पैसे कमाने के लिए। तो 30 सालों में मिनट में आप $1,00,000 उतार ही सकते हैं कर्जा, एंड यू कैन मेक इंशाल्लाह मिलियंस ऑफ डॉलर्स एज वेल। और इसी के ऊपर जो आप अभी सोच रहे थे कि जहाँ पे आपको एक गैप नज़र आ रहा है या कहीं पे आप लग रहे हैं हम एज ए पाकिस्तान काफ़ी पीछे हैं पीयर्स ममालिक से, वो क्या आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसमें? आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जो मुझे महसूस हुआ है कि कुछ जो इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तानी बच्चों को कर्जा देती हैं, तो वो पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान का कंट्री रिस्क रेट है
वो लगाती हैं, और उसकी बेसिस पे मिसाल के तौर पे एक जो बच्चा कहीं और है उसी कंपनी से कर्जा लेके अमेरिका पढ़ाई करने जाता है, उससे 7% पे कर्जा मिलेगा, पाकिस्तानी बच्चे को 10% पे मिलेगा, 12 पे मिलेगा, जस्ट बिकॉज दे आर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो कंट्री डॉलर रेट के ऊपर डॉलर रेट है जो कंट्री नॉर्मल आपका आजकल का टाइम आप बता रहे हैं, या ये वैसे भी 10-12% ही होता है ऐसा? आजकल मैं 10, लेकिन मैं बस मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर किसी और मुल्क में 7% पे मिलेगा, पाकिस्तान वाले बच्चे को 10 पे मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हमारी जो कंट्री डिफ़ॉल्ट रेटिंग है या कंट्री रिस्क प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो आई थिंक एक गैप है जिस पे इंशाल्लाह काम करूँगा मैं, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। वैसे मैं फ्रॉम लोन पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहा था कि नॉर्मल बैंक से कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंट है ये लोन। फॉर एग्जांपल आप जब एम्प्लॉयड है और अगर आप लोन लेते हैं तो ये कितने पे होगा, और जो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान के टैक्स से आते हैं कितने पे होगा, और कोई और कंट्री के उस पर तो कितना होगा? आई थिंक कुछ जो कंपनीज हैं वो विदाउट एनी, जो प्रोडिजी फाइनेंस एम्पावर है, ये विदाउट एनी, उनके लिए मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, थैंक यू वेलकम प्रोडिजी फाइनेंस। लेकिन जो है वो विदाउट कोलैटरल आपको लोन देते हैं, और विदाउट कोलैटरल जब आपको लोन देते हैं तो ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रीमियम चार्ज करना है, आप उनके लिए एक जंक बॉन्ड की तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसेंशली। सो 10-12% उसमें विदाउट एनी कोलैटरल, आई एम सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट एनी कोलैटरल वो आपको कर्जा दे देते हैं। और जब आप स्टूडेंट उधर जब आप स्टूडेंट थे, बट जब आपकी अमेरिका में नौकरी हो गई है और अब आपका क्रेडिट स्कोर बन गया, क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है, तो फिर आप वही किसी और बैंक के पास जाके कर्जा अपना रीफाइनेंस कर सकते हो। मैंने अपना कर्जा रीफाइनेंस किया था SOFI से, SOFI, इन्होंने मुझे 8% पे दे दिया था। फिर मेरी तो आपने बेसिकली सेटल किया उनको और उसी को रीफाइनेंस इस नए बैंक से किया? हाँ, इन्होंने मेरा कर्जा उन्हें वापस कर दिया, और अब मेरा मंथली पेमेंट्स इनके साथ शुरू हो गया 8% में। फिर मेरी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी और बेहतर हुई, एट द सेम टाइम फेड ने भी इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर दिए, तो फिर मेरा वो 8% से 6% हो गया। अब आई थिंक मेरी हिस्ट्री थोड़ी और बेहतर हो गई है, क्रेडिट स्कोर और बेहतर हो गया। अगर आई थिंक आज की तारीख में मैं इसको दोबारा रीफाइनेंस करूँगा मैं, तो ये 5% पे आ जाएगा। और ये आपने कितने अरसे तक का रीफाइनेंस किया, कितना अच्छा प्लान है आपका? वैसे मैंने 7 years के लिए लिया हुआ है, तो बट लोग 5 साल 3 साल में भी लेते हैं। मुझे ये बस 7 साल में आराम से एक मंथली पेमेंट जाती रहेगी, नो इश्यूज़। एंड डू यू थिंक इट्स वर्थ इट कि आपको एक एजुकेशन भी मिली, जॉब भी मिली और अपॉर्चुनिटी भी मिली, एंड ये जो जॉब जो आपको एजुकेशन मिली, सो इट इज़ आल्सो हेल्पिंग यू इन द जॉब एज वेल? फॉर एग्जांपल आपके पास वो वर्क परमिट है, आप किस वीज़ा पे उस पर काम करें ऐसे? तो यूएस में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें मिलता है F1 वीज़ा। F1 में भी अब 2 कैटेगरीज हैं, एक है स्टेम और एक है नॉन स्टेम। तो जो स्टेम में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आफ्टर दे ग्रेजुएट, और उस 3 सालों में फिर उनकी कोई कंपनी उनके लिए H1B वीज़ा लॉटरी अप्लाई करती है या डायरेक्ट ग्रीन कार्ड अप्लाई कर देती है, तो उनका 3 साल का होता है। जो बच्चे आर्ट्स, जर्नलिज्म, फ़िलासफ़ी, जो स्टेम वीज़ा नहीं होता, मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो उस 1 साल में फिर कंपनीज बहुत कम होती हैं जो उन पे बेट करती हैं कि दैट उन्हें वीज़ा लॉटरी में उनका नाम आ जाएगा, फिर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट मुश्किल होती है। तो जो बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं, अब तो ये कि इस तरह एजुकेशन की डिग्रीज भी स्टेम में आ गई हैं, क्योंकि एनालिटिक्स कहीं ना कहीं हर कोई पढ़ता है, कहीं ना कहीं मैथ्स हर कोई पढ़ता है। जैसे हार्वर्ड का एजुकेशन के कुछ प्रोग्राम्स हैं वो भी स्टेम डेजिग्नेटेड हैं। सो जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, मेरा नहीं मशवरा होगा स्टेम डिग्री लाजमी अप्लाई करें, सो दैट यू गेट 3 years आफ्टर टू स्विच टू एन H1B वीज़ा इफ़ यू वांट टू वर्क देयर। अगर आपको उधर काम नहीं करना तो यू कैन ऑलवेज कम बैक, आप फिर बेशक नॉन स्टेम ले लें। और आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए इज़ मिडल ईस्ट एज वेल, जस्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉयबिलिटी पर्सपेक्टिव आउट ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर काम करना है तो आपके लिए मिडल ईस्ट, अगर आप अमेरिका से तालीम हासिल करके मिडल ईस्ट में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जिसमें टैक्स फ्री आप, मेरे दोस्त काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं, एंड उनकी बाकी एजुकेशन को वैल्यू किया जाता है। और अभी आपको H1B मिल गया या यू हैव अप्लाइड, या अभी आपका? मेरा अभी H1B में इस साल अप्लाई करूँगा। अच्छा, ज़बरदस्त। पिछले साल लॉटरी में नाम नहीं आया, इस साल हो सकता है आ जाए। चलो, आई होप कि 1600 वाली कोई वीडियो भी देख लें और नाम भी आ जाए आपका इंशाल्लाह। लास्टली आई थिंक वी डिस्कस के हम दोनों माशाल्लाह एक ही गांव से हैं, कश्मीर से ही हैं। सो हाउ डिड योर फैमिली मूव फ्रॉम देयर टू हियर? अभी थोड़ा फैमिली का भी बैकग्राउंड वैसे बता दें कि हाउ यू एंडेड अप हियर इन टेक्सला। ओके, सो आई थिंक 1967 में या लेट 1960s में मेरे वालिद साहब, दादा अबू हैं, वो हैं चिकार से, मुजफ्फराबाद से ऊपर एक गांव है, गालिबन आपका ताल्लुक भी वहीं से है। तो चिकार में हमारा जो आबाई गांव है, आबाई इलाका है चिकार से, तो मेरे दादा अबू के भाई हैं, वालिद साहब के चचा, वो मूव किए थे वाकेंड में एक इलाका है नवाबाबाद।
नवाबाद में उन्होंने बनाया था FD चौधरी स्कूल इन लेट 60s अर्ली 70s। तो फिर मेरे बाबा भी 70s में उधर से यहाँ पे अपने चचा के पास ही ग्रू अप विद हिम, और उन्हीं के साथ स्कूल में उन्होंने पढ़ाई भी की, फिर शुरू में उनके साथ स्कूल में टीचिंग भी की, काम भी किया। फिर इन 1990s फिर बाबा मूव कर रहे टैक्सला में 91 में। तो टैक्सला में जब मूव कर रहे थे अपना स्कूल बनाने के लिए, जब वो रेकी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, somebody told him कि यार टैक्सला से आगे एक छोटा सा गाँव है आहाता, इधर आबादी है लेकिन कोई स्कूल नहीं, आप इधर स्कूल बनाए। और उस टाइम में मेरी वालदा उस टाइम में वाहिद खातून थी जो कि बैचलर्स कर चुकी थी पूरे गांव में। आई थिंक एक ही लड़की थी उस टाइम पे जिन्होंने वो किया था। तो वो एक अपने घर पे ट्यूशन सेंटर चला रही थी, 70-80 बच्चों को 90 बच्चों को पढ़ाती थी। तो वालिद साहब और वालदा को मैं आई ऑलवेज से कि मैं जोक विद देम कि आपने स्ट्रेटेजिक मर्जर कर दिया। तो उन्होंने फिर बिजनेस में मर्जर किया, लाइफ में मर्जर किया। और फिर बाबा ने पहला स्कूल 91 में बनाया, वो 80 बच्चे, अम्मा के बच्चे भी उसी स्कूल में दाखिल हो गए। और फिर 90 आई थिंक इन्होंने फिर उसी 8 गाँव में 16 स्कूल और मज़ीद बनवाए। फिर उन्होंने वो स्कूल उन्हीं लोगों को हैंड ओवर कर दिए, कुछ खुद भी चला रहे थे बट 16 वॉज स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टू थिन। तो उन्होंने वो स्कूल हैंड ओवर कर दिए, 16-17 स्कूल बनवाए उन्हीं इलाकों में। अब माशाल्लाह जिस इलाके में कोई स्कूल नहीं था, 80-85%, 90% बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारा जो सबसे सक्सेसफुल बच्चा था जो हमारे स्कूल से गया है, वो उन्होंने MIT से PhD की है हमारे इलाके से। और फिर कई बच्चे आर्मी में भी जाते हैं, कई बच्चे लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी बने, और कई बच्चे ने वैगनें भी चलाई हैं, उसमें कंडक्टिंग भी करते हैं। सो हर तरह के जो भी बच्चे तालीम से आरास्ता हुए हैं, उनकी फैमिली हुई है, वो हमारे स्कूल से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक है पूरे इलाके में। सो इससे हमारे भी एक काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि सर के बच्चे ये पढ़ाई करनी है। फिर आपका ये जो रन है, दिस ऑल्सो सपोर्ट द सेम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग एज वेल, एंड आई थिंक दिस इज़ मैसिव स्टेप विच यू हैव टेकन। और वो अगेन चिकार से जो कुछ पानी में तो है जो कोई काम अच्छा करे वहाँ के बच्चे, पीपल नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। चले ज़बरदस्त हो गया। एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच तबारक। आई थिंक जो चीज़ आपने किया, आई होप एक तो रन तो था ही था, लेकिन दिस इज़ ए माइलस्टोन इन दिस कंट्री एज वेल। वी हैव नेवर सीन एनीवन। शौकत खानम हमने देखा था, लेकिन अगेन दैट वाज बिहाइंड ए स्टारडम, जितना लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। यू केम, और मैंने तो आपको डिजिटली देखा, आई हैव नेवर सीन के अगस्त से कोई कैंपेन चली कुछ है, एंड आई जस्ट हुक्ड अप कि आपने क्या ज़बरदस्त काम किया है। एंड आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग कैरीज ऑन इन हमारे मुल्क में। नेगेटिविटी प्लस मीडिया चैनल्स आर सेलिंग ऑन द नेगेटिव साइड, एंड समहाउ शायद आपने रियलाइज़ भी किया, जिस तरह आप कह रहे थे जो ओल्ड एज के लोग थे, दे हैव लॉस्ट द होप इन दिस कंट्री। अब ये सारा कुछ जो भाग दौड़ है नई जनरेशन के पास आई है, एंड आई होप नई जनरेशन, और हम जैसा पहले भी डिस्कस करते, इतने बड़े मसले नहीं है जितने में हम अपने आप को खुद पोर्ट्रे करके अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं। एंड दिस थिंग कम्स अप समथिंग कि जिसने सब लोगों को इंस्पायर किया होगा टू डू समथिंग फॉर द कंट्री एज वेल। इट्स वेरी ईजी टू क्रिटिसाइज एंड लीव द कंट्री। वी नीड टू बेसिकली ग्रुप टुगेदर एंड डू समथिंग जिससे हम इस मुल्क को भी एक पॉजिटिव तरीके से बाहर करें। एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की थिंग कि अगर बच्चे ही नहीं एजुकेट होंगे तो वो आगे क्या करेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि TCF से ग्रेजुएटेड लोग आपके साथ अभी आपके पास US में बैठे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपने आखिर में जाते जाते किसी को कुछ कहना है या कोई आखिर में पैगाम देना है, सो प्लीज़। मेरा आई थिंक एक आखिरी पैगाम ये कि TCF पूरे मुल्क में 2000 स्कूल चला रहा है और 3 लाख बच्चे तकरीबन मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में कम बेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, तो 3 लाख को तो TCF पढ़ा रहा है, बाकी जो 3 करोड़ हैं उनका क्या होगा। तो TCF जैसे हमें 100 इदारे और चाहिए, सिंपल मैथ। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू स्टेप अप। कहीं ना कहीं कोई गांव में किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किसकी एजुकेशन सपोर्ट कर सकते हैं, तालीम के बारे में बात कर सकते हैं। वी शुड डू दैट। और हमारे मुल्क में भी फाउंडेशंस को जो चैरिटी है वो करने का कल्चर अभी आगे थोड़ा सा बढ़ रहा है, वरना क्योंकि आई थिंक उसमें एक बात ये भी है कि अगर आप 10,000 रुपये लेके निकलें कि मैं किसकी मदद करूँगा, आपको अपने घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यूल फाइंड 1000 पीपल जिसकी आप मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो फाउंडेशंस को देने का कल्चर नहीं, और फाउंडेशंस आर मोर सस्टेनेबल। मेरा अंदाज़ा ये है, लोगों को भी आप मदद करें जिसको आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज पीपल हैं, हु यू केयर अबाउट, बट दैट इज़ अ वन टाइम थिंग। जो फाउंडेशंस हैं दे थिंक लॉन्ग टर्म, और मेरे ख्याल में तालीम में हम सबको काम करना है। सो लेट्स डू इट इंशाल्लाह। आप सब लोग भी जो लोग माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोग आजकल स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं, उन्होंने पैसे भी कमाए हैं। हमने ख़ुद भी इनको सपोर्ट किया है, और उन सपोर्ट से मे बी स्टॉक मार्केट में अल्लाह ताला ने हमें उससे ज़्यादा भी दिया है। कभी भी देने से आपका रिस्क कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता है।
दिल खोल के दें। आपके मे बी आपके घर में जो काम कर रहा है उसके बच्चे हैं, आप उसका देखें, आप उसको भी अगर सपोर्ट कर सकते हैं, मे बी आप डायरेक्टली खुद सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप उस लेवल तक अपनी नहीं रखते और आपके पास फिर भी अल्लाह ने आप पे बड़ा करम किया हुआ है, सो TCF इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप एक दूसरे की आप ख्याल रखेंगे ही तो एज ए मुल्क हम आगे ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच तबारक, एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।